डिस्क्लेमर: ये सामग्री केवल मनोरंजन, समीक्षा और व्याख्या के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और कहानियां उनके संबंधित मूल रचनाकारों के संपत्ति है। हमारी किसी भी प्रकार की कॉपीराइट उल्लंघन का कोई इरादा नहीं है। यदि किसी स्वामी को इस सामग्री पर कोई आपत्ति हो तो कृपया इसमें हमसे संपर्क करें। हम आवश्यक सुधार या सामग्री हटाने की कार्रवाई करेंगे। अगर आपको सिस्टम बेस्ड फैंटेसी, एक्शन और मैजिकल एडवेंचर्स पसंद है तो ये चैनल स्पेशली आपके लिए ही बनी है। सब्सक्राइब कीजिए और बन जाइए इस फैंटेसी जर्नी का हिस्सा। डिस्क्लेमर: ये चैनल सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है। इसमें दिखाए गए सभी कैरेक्टर्स, इवेंट्स और कहानियां प्योरली फिक्शनल है। रियल लाइफ पर्सन्स, जगह या इवेंट से इसका कोई संबंध नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ आपको एक फैंटेसी एक्सपीरियंस और स्टोरी टेलिंग का मजा देना है। सोंग यिमिंग को कोई जल्दी नहीं थी। वह आराम से चू परिवार के इलाके की ओर बढ़ रहा था। जब भी वह चू काउंटी के किसी शहर में पहुंचता तो वह अपने साथ आए शिष्यों में से किसी एक को उस शहर का नियंत्रण सौंप देता था। वह अपने साथ 9 स्वॉर्ड्स माउंटेन के उतने ही शिष्यों को लेकर आया जितने चू काउंटी में शहर थे। चिंता में डूबे सोंगपान की तुलना में सोंग यिमिंग जानता था कि जल्दबाजी में जाना व्यर्थ होगा। इतने दिन बीत जाने के कारण काली घास का इस्तेमाल लगभग हो चुका होगा। वह अपने बेटे सोंगपान के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा था। अगर चूयुन में दवा बनाने की वाकई असाधारण प्रतिभा थी तो उसे अब अपने पोते के पालन पोषण के बारे में सोचना चाहिए था। इसी बीच सोंग यिमिंग किन परिवार की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था। यदि किन परिवार चू परिवार के क्षेत्र में पहुंचने से पहले अपना रुख स्पष्ट नहीं करता तो यह यात्रा सुचारू रूप से संपन्न हो जाती। अगर किन परिवार प्रकट होता है तो उन्हें कुछ असफलताओं का सामना करना पड़ेगा। किन परिवार का 9 स्वॉर्ड्स माउंटेन के महान बुजुर्ग हॉर्नफी के साथ घनिष्ठ संबंध था और ऐसा प्रतीत होता है कि महान किन राजवंश का 9 स्वॉर्ड्स माउंटेन के साथ किसी प्रकार का गुप्त संबंध था। यहां तक कि संप्रदाय के प्रमुख होने के बावजूद उन्हें भी इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। यह मामला सीधे तौर पर 9 स्वॉर्ड्स माउंटेन के कुछ बुरे लोगों के नियंत्रण में था। उसमें दखल देने की योग्यता उसके पास नहीं थी। हालांकि वह संप्रदाय का प्रमुख था लेकिन वह 9 स्वॉर्ड्स माउंटेन का सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ नहीं था। इस दुनिया में ताकत खुद अपनी पहचान बनाती है। चू परिवार आ चुका था लेकिन किन परिवार से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ था। सोंग यिमिंग ने राहत की सांस ली। ये यात्रा सुगम होगी। चू तियानमिंग और अन्य बुजुर्ग परिवार के इलाके के सामने खड़े होकर सोंग यिमिंग और उसके बेटे को घृणास्पद भावों से घूर रहे थे। किन परिवार ने उनकी सहायता की अपील का जवाब नहीं दिया था। यह स्पष्ट था कि उनकी मदद करने की कोई योजना नहीं थी। महान किन राजवंश और 9 स्वॉर्ड्स माउंटेन के बीच के संबंधों को याद करते हुए चू तियानमिंग और अन्य लोग निराश महसूस करने लगे। 9 स्वॉर्ड्स माउंटेन के संप्रदाय प्रमुख सत्य क्षेत्र के 9वें स्तर के विशेषज्ञ थे। चू परिवार भला उसका विरोध कैसे कर सकता था। अब तक चू परिवार ने सत्य क्षेत्र के किसी भी विशेषज्ञ को तैयार नहीं किया था। चू परिवार की नींव का अभी अभी पता चला था। यहां तक कि परिवार के वे बुजुर्ग भी जिन्हें सत्य क्षेत्र की विरासत की शक्ति प्राप्त हो चुकी थी अभी तक सत्य क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाए थे। क्या वे ब्लैक मून टॉवर को यह काम सौंप सकते हैं। 9 स्वॉर्ड्स माउंटेन के संप्रदाय प्रमुख से निपटने के लिए उन्हें जो कीमत चुकानी पड़ती वह इतनी अधिक थी कि चू परिवार के सभी सदस्य उसे वहन नहीं कर सकते थे। क्या वे चू परिवार के फाउंडेशन को ब्लैक मून टॉवर को भुगतान के रूप में दे सकते हैं। यह स्पष्ट रूप से असंभव था। आप देख रहे हैं कल्टिवेशन मॉडल। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चू यून को भी खबर मिली और वह तुरंत वहां पहुंची। उसने उस रहस्यमय बुजुर्ग से मदद मांगने के बारे में सोचा। सोंग यिमिंग ने चू परिवार के लोगों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उनमें से एक भी ऐसा नहीं था जिसने सत्य की साधना की हो। वे किस आधार पर उसका विरोध कर सकते थे। इसके अलावा वह 9 स्वॉर्ड्स माउंटेन के संप्रदाय प्रमुख थे। चू परिवार के लिए उनसे सगे संबंधी संबंध स्थापित करना एक बड़ा सौभाग्य था। उस नजरिए से देखने पर उन्हें समझ नहीं आया कि चू परिवार अनिच्छुक क्यों था। हालांकि जब उसने इस मामले पर दोबारा विचार किया तो उसका दिल जुनून से भर उठा। अगर चू परिवार चू यून की शादी दूसरे परिवार में होने देना बर्दाश्त नहीं कर सकता था और यहां तक कि 9 तलवार पर्वत के संप्रदाय प्रमुख चू यून से दोस्ती करने का मौका भी ठुकरा दिया तो इसका केवल एक ही कारण हो सकता था। चू यून की औषधि बनाने की प्रतिभा कल्पना से परे थी। उसका अस्तित्व चू परिवार के उत्थान से जुड़ा हुआ था। पिताजी, ये वही है। सोंग पैंग ने चू यून को दौड़ते हुए आते देखा। उसने उत्साह से चू यून की ओर इशारा किया। उसकी आंखों में जुनून की आग जल रही थी। छोटी सी सुंदरी, तुम मुझसे बच नहीं पाओगी। सोंग पैंग बेहद उत्साहित था। चुप रहो, पा। सोंग यिमिंग अचानक गुस्से से चिल्लाया और सोंग पान के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। सोंग पान पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उसने अपना सूजा हुआ चेहरा ढक लिया और अपने पिता को हैरानी से देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिता ने अचानक उसे क्यों मारा। चू परिवार के सदस्य भी स्तब्ध रह गए। इस समय सोंग यिमिंग का दिल भय से भर गया था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह इतना कमजोर था कि उसे जमीन पर घुटने टेकने के अलावा कोई चारा नहीं था। जब दूसरों ने उसे इस हालत में देखा तो उन्हें लगा कि वह गुस्से से कांप रहा है। पिताजी, आपने मुझे क्यों मारा। सोंग पैंग बहुत दुखी लग रहा था। पा। सोंग पान के चेहरे पर एक और थप्पड़ पड़ा। सोंग यिमिंग ने गुस्से से कहा, तुम्हें मारूं। क्या तुम मिस चू पर बुरी नजर रखते हो। सोंग यिमिंग दहाड़ते हुए बोला और सोंग पैंग को फिर से थप्पड़ मारा। तुम यहां से दफा हो जाओ और पहले खुद को देखो। क्या तुम मिस चू के लायक हो।
चू त्यानमिंग और बाकी लोग हक्का बक्का रह गए। नौ तलवार पर्वत के संप्रदाय प्रमुख के साथ क्या हो रहा था? वह अपने ही बेटे को क्यों पीट रहा था? देखो, उसके बेटे का चेहरा सूजा हुआ था। अगर वह उसे मारता रहा तो उसका चेहरा सुअर के सिर जैसा हो जाएगा। ये देखकर चू यून अत्यंत प्रसन्न हुई। अवश्य ही यह वही रहस्यमय वरिष्ठ व्यक्ति होगा जिसने नाइन स्वॉर्ड्स माउंटेन संप्रदाय के गुरु को चेतावनी दी थी। यहाँ तक कि नाइन स्वॉर्ड्स माउंटेन संप्रदाय के गुरु को भी हार माननी पड़ी। वह रहस्यमय वरिष्ठ गुरु बहुत शक्तिशाली था। उसे सम्राट के स्तर पर होना था। सोंग पांग का सिर पिटाई से चकरा रहा था। वह अपने पिता को देखकर अवाक रह गया। क्या हो रहा था? उसे क्यों पीटा जा रहा था? उसे बचपन से लेकर अब तक कभी इस तरह पीटा नहीं गया था। पिताजी, मैं आपका बेटा हूं, सोंग पांग रोते हुए बोला। थप्पड़। सोंग यिमिंग ने उसे फिर से थप्पड़ मारा। देखने वालों को ऐसा लगा जैसे सोंग यिमिंग को लग रहा था कि उसने अपने बेटे को ठीक से पीटा नहीं है, इसलिए वह उसे मारता रहा। उसने गुस्से में कहा, मैंने तुम्हारे जैसे नसबंदी को जन्म क्यों दिया? आप मिस चू से शादी करने के लिए इतने जुनूनी क्यों हैं? तुम एकदम घटिया इंसान हो। मिस चू तो एक अनमोल फूल हैं। क्या तुम उनके साथ रहने के लायक हो? मैंने तुम्हारे जैसे निकम्मे को जन्म क्यों दिया? क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? तुम तो एकदम घटिया हो, तो फिर एक अच्छे घटिया की तरह बर्ताव करो। तुम यहाँ बदबू फैलाने क्यों आए हो? तुम्हारी मौजूदगी मिस चू की नजरों को दूषित करती है। तुम एक घटिया इंसान हो, फिर भी तुमने मिस चू पर बुरी नजर डालने की हिम्मत की। क्या तुम्हारा ज़मीर तुम्हें कचोटता नहीं? तुम्हारा विवेक कहाँ है? तुम ऐसे क्यों बन गए हैं? सोंग यिमिंग ने सोंग पैंग की पिटाई करते हुए चिल्लाया। चू परिवार में हर कोई दहशत में था। नाइन स्वॉर्ड्स माउंटेन संप्रदाय के गुरु, क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? आप अपने बेटे के बारे में इस तरह क्यों बात कर रहे थे? अगर आपका बेटा घटिया इंसान था तो क्या आप भी घटिया इंसान नहीं थे? और आप तो बुरे घटिया इंसान थे। चू यून का मुंह खुला रह गया और उसका चेहरा सदमे से भर गया। क्या वह रहस्यमय वरिष्ठ इतना शक्तिशाली था? नौ तलवारों वाले पर्वत के संप्रदाय प्रमुख भी इतने भयभीत प्रतीत हुए कि उन्होंने अपनी गरिमा को त्यागने की हद तक डर महसूस किया। सबसे ज्यादा दर्द सोंग पांग को हुआ। वह पूरी तरह से अचंभित रह गया। उसका सिर चकरा रहा था और लगातार आंसू और नाक बह रही थी। उसका सिर सूजा हुआ था और उसका चेहरा पहचान से परे था। जिस बात ने उनके दिल को और भी ज्यादा दुख पहुंचाया वह ये थी कि उनके साथ ऐसा करने और उन्हें अपमानित करने वाला उनका अपना पिता था। मैं निश्चित रूप से उनका जैविक पुत्र नहीं हूं। क्या तुम्हारा अंतरात्मा तुम्हें कचोटता नहीं? तुम एक घटिया इंसान हो, फिर भी तुमने एक पवित्र फूल को अपवित्र करने की कोशिश की। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? तुम इतने कठोर दिल के क्यों हो? तुम यहाँ से दफा क्यों नहीं हो जाते? अपनी इस दयनीय शक्ल के साथ क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसके लायक हो? सोंग यिमिंग का पूरा शरीर कांप रहा था और वह पागलों की तरह सोंग पांग को पीटता जा रहा था। उसके हमले और भी क्रूर और भारी होते जा रहे थे। सोंग पांग का सिर अपने मूल आकार से 2 गुना बड़ा हो गया था। उसका चेहरा इतना गोल हो गया था कि उसके चेहरे की बनावट भी साफ दिखाई नहीं दे रही थी। मदद करो, मदद करो, मेरे पिताजी पागल हो गए हैं। सोंग पैंग की दबी हुई चीखें सुनाई दे रही थी क्योंकि वह मदद के लिए गुहार लगाने की कोशिश कर रहा था। वह घबरा रहा था। शायद उसके पिता सचमुच पागल हो गए थे। अगर उसके पिता अब नहीं रुके तो उसे लग रहा था कि उसकी जान भी जा सकती है। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि सोंग यिमिंग के माथे पर ठंडा पसीना आ रहा था। उसके शरीर पर एक भयानक दबाव छाया हुआ था और उसके कम होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे थे। सोंग यिमिंग रुकने की हिम्मत नहीं कर सका। वह केवल दांत पीसकर अपने बेटे को और जोर से पीटता रहा। चू परिवार बहुत ही भयानक था। चू परिवार के क्षेत्र में कदम रखते ही उस पर एक रहस्यमय और भयावह दबाव छा गया। इसका निहित अर्थ स्पष्ट था। यह एक चेतावनी थी। सोंग यिमिंग को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि यह दबाव नाइन स्वॉर्ड्स माउंटेन के उन बुरे लोगों की तुलना में 100 गुना नहीं बल्कि 1000 गुना अधिक शक्तिशाली था। वह घबरा गया। इस स्थिति से निकलने का उनके पास एकमात्र रास्ता यही था कि वे स्वयं कार्रवाई करें और अपने बेटे को सबक सिखाएं। वह अपनी और अपने बेटे की भी रक्षा कर रहा था। उन्होंने कई बातों पर विचार किया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि महान किन राजवंश ने चू परिवार के क्षेत्र को अपने अधीन करने और उन्हें अपना जागीरदार बनाने का विकल्प नहीं चुना। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि चू परिवार में एक भयानक अस्तित्व छिपा हुआ था। शायद चू परिवार किसी रहस्यमय शक्तिशाली सत्ता द्वारा बिछाया गया एक जाल था। ये बहुत ही दुखद था। सोंग पांग न केवल शारीरिक रूप से प्रताड़ित हुआ था बल्कि अपने पिता की पिटाई से उसकी आत्मा भी उथल पुथल में थी। जब भी सोंग यिमिंग अपना मुंह खोलता सोंग पैंग को गाली दी जाती या उसे दफा हो जाने या खुद को अच्छे से देख लेने के लिए कहा जाता। चू जुबान अवाक रह गई। क्या नाइन स्वॉर्ड्स माउंटेन संप्रदाय के प्रमुख के दिमाग में कुछ गड़बड़ थी? मैं तो बस आप पर दबाव डाल रहा था और आपको चेतावनी दे रहा था कि आप धृष्टतापूर्ण व्यवहार न करें। आपने अपने ही बेटे को इतनी बेरहमी से क्यों पीटा? उसने उसे मौखिक रूप से भी अपमानित किया। चू जुबान को संदेह था कि उसका बेटा शायद उसका अपना नहीं है। चू परिवार में सभी लोग स्तब्ध रह गए। चू त्यानमिंग और अन्य लोग शुरू में सोंग पांग की चू यून से शादी करने की इच्छा से बेहद नाराज और डिस्गस्टेड थे। हालांकि उनकी वर्तमान छवि और स्थिति ने उनमें दया की भावना जगा दी। कितना बेचारा आदमी है, उसे उसके अपने पिता द्वारा इस हद तक प्रताड़ित किया गया था। सभी को गंभीर संदेह था कि सोंग पांग उनका जैविक पुत्र नहीं था। वास्तव में हो सकता है कि उसे कहीं कूड़े के ढेर से उठाया गया हो। इस समय वह अपने बेटे को अपने दिल के गुस्से को निकालने के लिए एक पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल कर रहा था। चू यून सोंग पांग की दयनीय हालत को सहन नहीं कर पा रही थी, खासकर जब उसने सोंग पांग की मदद के लिए दबी हुई चीखें सुनी। सोंग पैंग ने बड़ी मुश्किल से हाथ उठाया। मदद करो, मेरी मदद करो। दरार, हाथ टूट गया था। जब चू परिवार के सदस्यों ने चटकने की आवाज सुनी तो उनके हाथ कांपने लगे। नाइन स्वॉर्ड्स माउंटेन के संप्रदाय प्रमुख पागल हो गए थे। क्या उन्हें उसे रोकना चाहिए? अगर वह पागल हो जाए और उन पर हमला कर दे तो क्या होगा? यहाँ कोई भी उसे हरा नहीं सकता था।
लेकिन अगर उसने अपने बेटे को मार डाला और अपने पागलपन से जाग गया तो क्या वह उन्हें दोषी ठहराएगा? चू त्यानमिंग ने मन ही मन कोसना शुरू कर दिया। नौ तलवार पर्वत पर क्या चल रहा था? उन्होंने एक पागल आदमी को अपना संप्रदाय प्रमुख क्यों चुना? क्या ऐसा हो सकता है कि हाल ही में उनकी साधना में कुछ गड़बड़ हो गई हो? ये बिल्कुल संभव था। अगर तुम उसे मारते रहोगे तो वह मर जाएगा, चू यून ने सावधानी से कहा। सोंग यिमिंग ने तुरंत कृतज्ञता भरी नजरों से उसे देखा और उसके आसपास का तनाव आखिरकार कम हो गया। उसने सोंग पान को लात मारी। क्या तुम मिस चू को धन्यवाद नहीं दोगी? धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सोंग पान के चेहरे से आंसू बह रहे थे। उसके चेहरे के हाव भाव अब स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहे थे और उसका पूरा शरीर फूलकर एक गोल गेंद जैसा हो गया था। उनके हृदय को अत्यधिक आघात पहुंचा था। ये दिन उसके लिए एक बुरे सपने जैसा साबित होगा जो उसे हमेशा सताता रहेगा। सोंग यिमिंग ने ईमानदारी से कहा, सुश्री चू, चिंता मत कीजिए। ये घटिया आदमी फिर कभी आपके सामने नहीं आएगा। मैं इस कमीने को वापस लाऊंगा और इसे ठीक से सबक सिखाऊंगा। हालांकि सोंग पान बेहद दयनीय हालत में दिख रहे थे, सौभाग्य से उनकी जान को कोई खतरा नहीं था। कुछ समय आराम करने के बाद वे ठीक हो सकते थे। दरअसल आपको इतना निर्दयी होने की जरूरत नहीं है। चू यून थोड़ा क्षमाप्रार्थी भाव से दिख रहा था। उस रहस्यमय बुजुर्ग का डर बहुत ही भयावह था। उसने नाइन स्वॉर्ड्स माउंटेन संप्रदाय के गुरु को इस हद तक डरा दिया था कि वह पागल होने की कगार पर पहुंच गया था। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सोंग पैंग कृतज्ञता के आंसुओं से भर उठी। चू यून का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसी की वजह से उसकी ये दयनीय हालत हो गई थी। इसके अलावा उसे हस्तक्षेप करने के लिए उसे धन्यवाद भी देना पड़ा, जिससे वह शर्मिंदा महसूस करने लगी। अलविदा, मैं अब वापस जाकर अपने बेटे को अनुशासन सिखाऊंगा। सोंग यिमिंग सोंग पांग को साथ लेकर विदा हो गया। खत्म हो गया। ये सुनकर सोंग पैंग की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मेरे बेटे को सजा देना? क्या वह मुझे जान से मार डालने वाला था? वह तुरंत बेहोश हो गया। सोंग यिमिंग धमकी भरे लहजे में आया था, लेकिन अंत में घबराकर अपने विकृत बेटे को लेकर वापस लौट गया। उन्हें पर्दे के पीछे के व्यक्ति पर गुस्सा होना चाहिए था। फिर भी अपमानित होने के बावजूद और अपने बेटे को विकृत अवस्था में देखने के बावजूद सोंग यिमिंग ने उस व्यक्ति के प्रति कोई द्वेष नहीं रखा। इसके विपरीत वह पर्दे के पीछे काम करने वाले व्यक्ति के प्रति सम्मान और आदर से भरा हुआ था। ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि उस वरिष्ठ अधिकारी ने मुझ पर दया दिखाई। इसीलिए मैं उनका आभारी हूं और उनके प्रति मेरी अच्छी राय है। यही तो होना चाहिए। सोंग यिमिंग को कुछ हद तक हैरानी हुई, लेकिन उन्हें यह भी नहीं लगा कि यह अनुचित था। चू जुबान ने सोंग यिमिंग की जानकारी के बिना ही उस पर एक आत्मा की मुहर लगा दी थी। चूंकि चू जुबान ने बाद वाले पर अपनी इच्छा शक्ति नहीं थोपी, इसलिए बाद वाले को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसे किसी ने नियंत्रित किया था। जब तक ये सीधे तौर पर उसके विचारों के विपरीत नहीं होता, सोंग यिमिंग को आत्मा की मुहर की उपस्थिति का एहसास नहीं होता। उसे केवल गलती से ये लगा कि चू जुबान ने दया दिखाई है, इसीलिए वह उसका सम्मान करता था और उसके प्रति अच्छी भावना रखता था। चू जुबान ने सोंग यिमिंग को अपना शतरंज का मोहरा बनाया था। यह अभी तक अज्ञात था कि शतरंज के इस मोहरे को कब या सक्रिय किया जाएगा या नहीं। आत्मा की मुहर सक्रिय होने से पहले सोंग यिमिंग को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि आत्मा की मुहर लगाई गई है। उसके मन और कार्यों में कोई बदलाव नहीं आता। उसे जो एकमात्र बदलाव महसूस हो सकता था वह इस रहस्यमय वरिष्ठ व्यक्ति के प्रति बढ़ा हुआ सम्मान और आदर था। इस मामूली भावनात्मक बदलाव के कारण सोंग यिमिंग के खुद पर संदेह करने का कोई तरीका नहीं था। आत्मा के बीज की मुहर के बारे में यही सबसे डरावनी बात थी। नाइन स्वॉर्ड्स माउंटेन के संप्रदाय प्रमुख का एक विशिष्ट स्थान था। उनके पैर की एक जोरदार थपथपाहट से ही दक्षिणी क्षेत्र के कई लोग कांप उठते थे। हालांकि वह नाइन स्वॉर्ड्स माउंटेन का सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ नहीं था, फिर भी उसका रुतबा और प्रभाव काफी था। किसी नाजुक घड़ी में वह महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता था। हालांकि चू जुबान ने अनायास ही उसके लिए शतरंज का एक मोहरा बना दिया था। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि इसका इस्तेमाल किया जा सकता है या ये क्या भूमिका निभा सकता है। सोंग यिमिंग तुरंत वहां से चली गई। चू काउंटी के शहरों पर नियंत्रण रखने वाले नाइन स्वॉर्ड्स माउंटेन के सभी शिष्य उस समय स्तब्ध रह गए जब उन्होंने संप्रदाय के गुरु को एक ऐसी वस्तु ले जाते हुए देखा जो मनुष्य जैसी नहीं दिखती थी। 79 साल की उम्र में भी मर्दाना ताकत 10 गुना कैसे बढ़ाएं? ये वीनस नकली दांतों से 300 गुना बेहतर है और कीमत बहुत सस्ती है। उस व्यक्ति के पहनावे को देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि वह छोटा भाई सोंग पांग है। क्या हो रहा था? पीछे हटो, 9 तलवारों वाले पर्वत पर लौट आओ, सोंग यिमिंग ने आदेश दिया। चू परिवार बेहद खौफनाक था। वे उस व्यक्ति को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। इसके अलावा दूसरी पार्टी ने बेहद खामोशी बरती। ये स्पष्ट था कि वे ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहते थे, इसलिए उसे इसे गुप्त रखना पड़ा। सोंग यिमिंग नहीं चाहता था कि वह भयावह अस्तित्व उससे नाराज हो और उसे मारने के लिए उसके पास आए। उस भयानक प्राणी की ताकत को देखते हुए नाइन स्वॉर्ड्स माउंटेन की संयुक्त शक्ति भी उसके सामने अपर्याप्त होगी। अगर वह सावधान नहीं रहता तो नाइन स्वॉर्ड्स माउंटेन नष्ट हो जाता। संप्रदाय के गुरुजी, क्या हो रहा है? नाइन स्वॉर्ड्स माउंटेन के शिष्यों ने विकृत रूप वाले सोंग पांग को देखा और उत्सुकता से पूछा, क्या हो रहा है? तुम्हारा मतलब क्या है? ये छोटा बदमाश तो बिल्कुल बेशर्म है। मुझे इसे सबक सिखाना ही होगा, सोंग यिमिंग ने गुस्से से कहा। नाइन स्वॉर्ड्स माउंटेन के शिष्य चुप हो गए। सोंग पांग चाहे कितना भी दुखी क्यों न हो, यह ऐसा मामला नहीं था जिसमें वे दखल दे सकें। सोंग यिमिंग ने चू काउंटी से नाइन स्वॉर्ड माउंटेन के सभी शिष्यों को वापस बुला लिया और वह क्षेत्र फिर से चू परिवार के नियंत्रण में आ गया। महान किन राजवंश का शाही महल। किन कियून ने अविश्वास भरी निगाहों से अपने हाथों में मौजूद जानकारी को देखा। क्या सोंग यिमिंग की मृत्यु नहीं हुई? हो सकता है कि अब उसका बेटा इंसान जैसा न दिखता हो, लेकिन खेती करने वालों के लिए ये जानलेवा चोट नहीं थी। जब तक बच्चे की नींव को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, तब तक चोटों को अधिक से अधिक सही ही माना जा सकता है। क्या चू परिवार का वह सुंदर 13वां युवा स्वामी इतना दयालु और कृपालु था? किन की उनकी आंखें चमक उठीं।
क्या वह जाकर उससे मिल सकती थी? चूंकि वह नाइन स्वॉर्ड्स माउंटेन संप्रदाय की गुरु के प्रति नर्म दिल था, तो निश्चित रूप से वह उसके लिए चीजें ज्यादा मुश्किल नहीं बनाएगा, है ना? लेकिन अगर ये सोचकर किन केयुन ने केवल आह भरी, आखिर वो चू परिवार के पास जा भी नहीं सकती थी। अगर वो उसे रोककर नौकरानी बना लेता तो क्या होता? महान किन महारानी के भागकर नौकरानी बनने की कहानी। वह मानसिक रूप से बीमार नहीं थी और न ही वह उससे इस हद तक मोहित थी। चू परिवार के बुजुर्गों को ऐसा लग रहा था जैसे वे सपने में हों। उनका मानना था कि चू परिवार बहुत बड़े खतरे में है, इसलिए वे निराशावादी थे और इस तथ्य को स्वीकार करने के लिए तैयार थे कि चू युन को सोंगपांग से शादी करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। किसने सोचा होगा कि इसका अंत इस तरह होगा? नाइन स्वॉर्ड्स माउंटेन के संप्रदाय प्रमुख अचानक पागल हो गए। उन्होंने पागलों की तरह अपने ही बेटे को बुरी तरह पीटा और अपमानित किया, यहाँ तक कि वह अब इंसान जैसा भी नहीं दिखता था। क्या इस त्रासदी का कारण नैतिकता का पतन था या पितृप्रेम का विकृत रूप? चू त्यानमिंग को यह आभास हुआ कि सोंग यिमिंग के अचानक पागलपन के दौरे का चू युन से कुछ संबंध हो सकता है। लेकिन ये कैसे संभव हुआ? उसे उससे अकेले में पूछना पड़ा। क्या आपको लगता है कि यह महारानी की निवारक कार्रवाई के कारण हो सकता है? परिवार के एक बुजुर्ग ने धीमी आवाज में पूछा। उन्हें किन कियुन द्वारा महान कियान राजवंश से वापस लाया गया था, इसलिए उन्होंने स्वयं महान किन महारानी की शक्ति को देखा था। ऐसा नहीं हो सकता। भले ही महान किन महारानी शक्तिशाली हों, लेकिन नाइन स्वॉर्ड्स माउंटेन संप्रदाय का गुरु उनसे इतना भयभीत नहीं होगा कि इतना पागलपन भरा काम कर बैठे, है ना? चू त्यानमिंग ने अपनी शंका व्यक्त की। इसके अलावा महान किन राजवंश और नौ तलवार पर्वत के बीच का संबंध असाधारण था। नौ तलवार पर्वत अभी भी महान किन राजवंश की सीमाओं की रक्षा करने वाली मुख्य शक्ति थी। इस रिश्ते के आधार पर वे किसी भी कारण से नाइन स्वॉर्ड्स माउंटेन के संप्रदाय प्रमुख के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे। इस बात की संभावना और भी कम थी कि वे चू परिवार की वजह से नाइन स्वॉर्ड्स माउंटेन के साथ अपने अच्छे संबंधों को खराब करने का जोखिम उठाएंगे। ये कहना मुश्किल है। अगर मैंने इसे अपनी आंखों से न देखा होता तो मैं महारानी की शक्ति की कल्पना भी नहीं कर पाता। उस परिवार के बुजुर्ग के चेहरे पर अत्यंत गंभीरता थी। ... उसकी बात सुनकर चू त्यानमिंग और बाकी लोग शक करने लगे। क्या सच में महारानी गुपचुप तरीके से दूसरे पक्ष को धमका रही थी? क्या वह अब भी पुराने दिनों के बारे में सोच रही थी? क्या वह अभी भी चू युआन के बारे में सोच रही थी? वो कमीना चू युआन। चू युआन के बारे में सोचते ही चू त्यानमिंग गुस्से से दहाड़ उठा। चू युन ने जीभ बाहर निकाल दी। तीसरा भाई भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। अगर वो कभी लौट भी आया तो हालात बहुत ही असहज हो जाएंगे। नाइन स्वॉर्ड्स माउंटेन संप्रदाय के गुरु द्वारा अपने बेटे के लिए चू युन से जबरन विवाह का प्रस्ताव रखने का मामला एक तमाशे जैसा था। इससे कोई खास हलचल नहीं हुई और इस मामले को लेकर जो भी हंगामा हुआ वह जल्दी ही शांत हो गया। जो लोग अच्छी तरह से जानकार थे उन्हें केवल इतना पता था कि नाइन स्वॉर्ड्स माउंटेन के संप्रदाय के गुरु बड़ी ताकत के साथ आए थे, लेकिन अपने विकृत बेटे के साथ नाइन स्वॉर्ड्स माउंटेन लौट गए थे। वास्तव में क्या हुआ था यह कोई नहीं जानता था। उन्हें बस इतना पता था कि सोंगपांग को उसके पिता ने बुरी तरह पीटा था। कई लोगों का अनुमान था कि इसका कारण संभवतः महान किन राजवंश की महारानी थी। महान किन राजवंश, पर्पल मून काउंटी। पूर्व का बैंगनी चंद्रमा साम्राज्य अब महान किन राजवंश का केवल बैंगनी चंद्रमा काउंटी रह गया था। काउंटी गवर्नर पर्पल मून किंगडम के पूर्व शासक थे। ये व्यक्ति अत्यंत चतुर था। आत्मसमर्पण करने के बाद उसके मन में विद्रोह करने या स्वतंत्र होने का कोई विचार नहीं आया। उसने किन कियुन के आदेशों को ध्यानपूर्वक सुना और महान किन महारानी का एक सक्षम अधीनस्थ बन गया। पर्पल मून काउंटी को भी उनके अधिकार क्षेत्र में रखा गया था। भले ही वह अब किसी राज्य का शासक नहीं था, बल्कि केवल एक काउंटी का गवर्नर था, फिर भी वह पर्पल मून काउंटी का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। पर्पल मून काउंटी के किसी जंगल में एक उदास आकृति एक नम अंधेरी गुफा में चली गई। उसकी आंखों में घृणा भरी हुई थी। उसके चेहरे पर एक भयानक दिखने वाला निशान था जो बाएं से दाएं तक फैला हुआ था और उसके पूरे चेहरे को ढके हुए था। जिस घाव के कारण ये निशान बना है, अगर वह भाग्यशाली न होता तो शायद वह घाव उसकी जान लेने के लिए काफी होता। हुक्वान, वह कभी पर्पल मून किंगडम के विधर्मी पंथ का नेता था। अब वह बेहद मुश्किल हालात में था। विधर्मी संप्रदाय अभी भी पर्पल मून काउंटी में मौजूद था, लेकिन हुक्वान अब पर्पल मून किंगडम के विधर्मी संप्रदाय का नेता नहीं था। वह उच्च अधिकारियों में से एक नहीं था। इसके बजाय वह एक हाशिए पर रहने वाला व्यक्ति था। लगभग हर कोई उसे भूल चुका था जो पर्पल मून किंगडम के विधर्मी पंथ का पूर्व नेता था। महान किन राजवंश द्वारा बैंगनी चंद्रमा साम्राज्य पर कब्जा करने के बाद विधर्मी पंथ को भारी झटका लगा। दुष्ट शाही दरबार उसे तुच्छ समझता था और उसे घृणा करता था। इसीलिए जब उन्होंने विधर्मी पंथ का पुनर्निर्माण शुरू किया तो उन्होंने उसे अलग कर दिया। हुक्वान के समर्थक ने पहले ही उसका साथ छोड़ दिया था और किसी और को चुन लिया था। नए संप्रदाय नेता ने पदभार संभाल लिया था और वह सबसे पहले पुराने संप्रदाय नेता को सबक सिखाने के लिए इस्तेमाल करेगा। हुक्वान ने सोचा था कि भले ही उसने ज्यादा योगदान न दिया हो, फिर भी वह एक वफादार सेवक था। हालांकि इतने लंबे समय तक दुष्टशाही दरबार की सेवा करने के बावजूद उसकी स्थिति और प्रतिष्ठा में बहुत बड़ा बदलाव आ गया था। वह पर्पल मून किंगडम के विधर्मी पंथ का नेता नहीं था। वह जल्द से जल्द साधना करने और एकता के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए दुष्टशाही दरबार में जाना चाहता था, लेकिन वहां पहुंचते ही उसके पूर्व समर्थक ने उसे निष्कासित कर दिया। उसके समर्थक ने उसकी अक्षमता का बखान किया और उसकी निजी प्रतिष्ठा के नुकसान के लिए उसे ही दोषी ठहराया। फिर उसे बताया गया कि वह इस दुष्टशाही दरबार में रहने के लायक नहीं है। पूर्व विधर्मी पंथ के सभी नेताओं में से हुक्वान का अंत सबसे दुखद था। अन्य संप्रदाय के नेताओं द्वारा अपने पद छोड़ने के बाद वे हमेशा दुष्टशाही दरबार में साधना करने और दुष्टशाही दरबार के सदस्य बनने के लिए जाते थे, भले ही अंत में वे केवल मोहरे बनकर रह जाएं। वह इकलौता व्यक्ति था जिसे निष्कासित कर दिया गया और छोड़ दिया गया। इन सब की जड़ पर्पल मून किंगडम के विधर्मी पंथ में थी, जिसे लगभग पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। संप्रदाय के नेता के रूप में वह बेहद अक्षम साबित हुए थे। इस वजह से उनके पीछे का समर्थक उनके साथियों के बीच मजाक का पात्र बन गया।
हुक्वान बेहद क्रोधित और आक्रोशित था। उसने अपने समर्थक से बदला लेने के बारे में सोचा, लेकिन दूसरा पक्ष बहुत शक्तिशाली था और उसके पास बहुत सारे अधीनस्थ थे। भला उस जैसा मामूली शून्य क्षेत्र विशेषज्ञ इतने शक्तिशाली व्यक्ति से कैसे बदला ले सकता था? काफी सोच विचार करने के बाद उसने फैसला किया कि उसकी बर्बादी की जड़ में चू परिवार ही था। इस प्रकार चू परिवार के प्रति उसकी घृणा बढ़ती ही गई, यहाँ तक कि वह अब अपना मानसिक संतुलन खोने की कगार पर था। हाल ही में उसके साथ लूटपाट भी हुई थी। उस विधर्मी पंथ के नेता के रूप में उस समय उसे लूटने की हिम्मत कौन कर सकता था? हुक्वान घायल हो गया था और उसे लगा कि उसके जीवन का कोई भविष्य नहीं है। मरने से पहले उसने दुष्ट राजा के महल में जाकर विधर्मी साधकों के बीच अपना नाम कमाने के बारे में भी सोचा था। तब उसका जीवन व्यर्थ नहीं जाता। हालांकि हुक्वान ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सका। वह भी दुष्ट राजा का सम्मान करता था, इसलिए वह ऐसा करने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सका। इसलिए उन्होंने फिर से दीर्घकालिक योजनाएं बनाना शुरू कर दिया। वह बदला लेना चाहता था। वह दक्षिणी क्षेत्र में अपना नाम रोशन करना चाहता था। रक्त आत्मा की मनका निकालते हुए हुक्वान की आंखों में घृणा की चमक दिखाई दी। चू परिवार, वह चू परिवार से बदला लेने के लिए हर संभव प्रयास करने वाला था। अपने अथक प्रयासों के माध्यम से उन्होंने पहले ही एक ऐसी विधि खोज ली थी जिसके द्वारा वे रक्त आत्मा मनके को सक्रिय कर सकते थे। सभी सामग्रियां तैयार थीं, अब उसे बस कार्रवाई करनी थी। प्रचारित सामग्री, यह विनस फॉल डेंटल से 300 गुना बेहतर है और कीमत बहुत अच्छी है। अधिक 536, 134, 179। रेड कारपेट पर अब तक के 5 सबसे शर्मनाक पल। अधिक 408, 102, 136। 79 साल की उम्र में भी मर्दाना ताकत 10 गुना कैसे बनी? अधिक 886, 222, 295। चू काउंटी की ओर देखते हुए हुक्वान ने अपने दांत पीसे। अगर चू परिवार न होता तो वह इस दयनीय स्थिति में कैसे पहुंच जाता? इन सब की जड़ चू परिवार था। हुक्वान ने सोचा कि एक बार जब वह रक्त आत्मा मनका को सक्रिय कर देगा तो चू परिवार का क्षेत्र दूषित हो जाएगा, जिससे वहां के निवासी शैतानों में बदल जाएंगे, जिनका दक्षिणी क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा शिकार किया जाएगा और उन्हें मार डाला जाएगा। इसके बाद उनकी प्रसिद्धि और बदनामी पूरे दक्षिणी क्षेत्र में फैल जाएगी। चू परिवार, जो कभी किन साम्राज्य के 3 महान कुलीन परिवारों में से एक था, शैतानों में परिवर्तित होने के बाद उसके हाथों नष्ट हो गया होता। इससे वह दुष्ट राजा के महल में जबरदस्ती घुसने वालों से भी अधिक प्रसिद्ध हो जाएगा। अगर उनकी मृत्यु भी हो जाए तो भी यह सब सार्थक होगा। हुक्वान ने अपने शरीर की आंतरिक चोटों का जायजा लिया। उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। अगर उसकी मृत्यु भी हो जाती है तो वह चू परिवार को भी अपने साथ नीचे ले जाएगा। हुक्वान ने अपना मन बना लिया था। थोड़े आराम के बाद वह तुरंत चू काउंटी के लिए रवाना हो गया। उसे खुद को छिपाना पड़ा। उसे चुपके से चू परिवार के इलाके में प्रवेश करना पड़ा और गुप्त रूप से रक्त आत्मा मनके को सक्रिय करना पड़ा। शैतानी रक्त ऊर्जा चू परिवार के क्षेत्र को दूषित कर देगी, जिससे वहां के निवासी शैतानों में परिवर्तित हो जाएंगे। ऐसा होने पर रूपांतरित हुए सभी शैतान मारे जाएंगे। यह मानव जाति का अटल नियम था। इस नियम का कोई अपवाद नहीं था। यहाँ तक कि दुष्ट शाही दरबार भी शैतानों को पाते ही मार डालता था। जो भी व्यक्ति शैतानी रक्त ऊर्जा से दूषित हो जाता था वह दानव जाति का गुलाम और सेवक बन जाता था। वह अब मानव जाति का हिस्सा नहीं रह जाता था। चूंकि वे मनुष्य नहीं थे, इसलिए उन्हें अब मानव क्षेत्र में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा रूपांतरित शैतान अधिकतर क्रूर होते थे। उनका व्यक्तित्व बदल जाता था और उनमें मानवता का कोई नामो निशान नहीं होता था। शैतानी रक्त ऊर्जा फैलाने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते उसका भी पीछा किया जाएगा। मानव जाति में उसके जैसे नीच व्यक्ति को कोई भी शक्ति बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। हालांकि हुक्वान को इसकी परवाह नहीं थी। वह दक्षिणी क्षेत्र में शैतानी रक्त ऊर्जा फैलाने वाला पहला व्यक्ति बनना चाहता था। अगर उसे पीढ़ियों तक दोषी ठहराया भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? कम से कम साधना जगत के इतिहास में उनका नाम हुक्वान अवश्य ही अंकित रहेगा। वह अपना बदला ले लेता और नाम भी कमा लेता। फिर असंतुष्ट होने की क्या बात थी? हुक्वान की आंखों में पागलपन झलक रहा था। वह सबको बताना चाहता था कि अगर उसकी मृत्यु भी हो जाए तो भी वह अपराधी को अपने साथ नीचे ले जाएगा। किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए हुक्वान रास्ते भर बेहद सतर्क रहा था। खासकर ब्लैक मून टॉवर से बचने के लिए उसने हर संभव प्रयास किया था। उसे डर था कि उसके पास रक्त आत्मा का मोती होने की खबर लीक हो जाएगी। अंततः वह चू काउंटी पहुंच गया। उसने चू परिवार के क्षेत्र की ओर देखा। वह आज रात ही कार्रवाई करेगा। यह मेरा आखिरी पागलपन है। आप देख रहे हैं कल्टिवेशन मॉडल। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सोंग यिमिंग की यात्रा के बाद चू परिवार को एक बार फिर साधना जगत में शक्ति के महत्व का एहसास हुआ। सभी ने प्रशिक्षण में अपना पूरा प्रयास लगाना शुरू कर दिया, इस उम्मीद में कि चू परिवार एक बार फिर से प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंच जाएगा। परिवार के इलाके के चारों ओर की सुरक्षा व्यवस्था सामान्य स्थिति में लौट आई। एक आध्यात्मिक लोक के रक्षक दल के कप्तान ने अन्य रक्षकों का नेतृत्व करते हुए परिवार के इलाके में गश्त लगाई। विधर्मी संप्रदाय अब कोई बड़ा खतरा नहीं रह गया था। चूंकि अधिकांश बाहरी खतरे लगभग समाप्त हो चुके थे, इसलिए हर समय उच्च सतर्कता बरतने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरी ओर पैतृक निवास के आसपास की सुरक्षा व्यवस्था और भी कड़ी कर दी गई। कम से कम एक एकता क्षेत्र परिवार का बुजुर्ग पैतृक निवास की निगरानी कर रहा होगा। आखिरकार चू परिवार का प्राचीन स्थल बहुत महत्वपूर्ण था और वे इसके अंदर कुछ भी खोने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। परिवार के अन्य सभी बुजुर्ग चू परिवार के प्राचीन स्थल के अंदर एकांत में साधना कर रहे थे। वे हर 3 दिन में बारी बारी से गश्त करते थे। जैसे जैसे चू यून औषधीय गोलियों को परिष्कृत करना जारी रखता गया और चू परिवार की नींव के और अधिक हिस्से का पता चलता गया, चू परिवार की सेना में 3 और एकता क्षेत्र के विशेषज्ञों को शामिल किया गया। चू परिवार में हर कोई चू परिवार के एक महान कुलीन परिवार के रूप में उभरने की कल्पना कर सकता था। ये तथ्य कि उन्हें किन परिवार द्वारा बहिष्कृत कर दिया गया था और वे महान किन राजवंश के जागीरदार नहीं बने थे, शायद एक अच्छी बात थी।
डॉट 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 डॉट। कम से कम चू काउंटी अभी भी चू परिवार के नियंत्रण में थी। परिवार के बुजुर्गों को खेती के लिए जिन संसाधनों की आवश्यकता होती थी वे गोलियां बेचकर प्राप्त किए जा सकते थे। चू तियानमिंग ने पहले ही चू परिवार के कुछ प्रतिभाशाली कनिष्ठ सदस्यों को चू यून के अधीन दवा बनाने की कला का अध्ययन करने के लिए चुन लिया था। चू यून ही अकेले इन सभी गोलियों को तैयार करने वाली नहीं हो सकती थी। किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो निम्न स्तर की गोलियों को परिष्कृत कर सके और उम्मीद है चू परिवार धीरे धीरे एक गोली परिष्करण प्रणाली और नींव का निर्माण करेगा जो चू परिवार के उत्थान का अग्रदूत होगा। चू परिवार के परिसर के बाहर एक आकृति चुपचाप प्रकट हुई। उसके हाथ में एक मनका था। इस समय मनका पिघलता हुआ प्रतीत हो रहा था और उसका रंग गहरा लाल हो गया था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसमें ताज़ा खून बह रहा हो। यदि कोई ध्यान से देखे तो उसे गहरे भूरे रंग के रक्त के भीतर एक धुंधली आकृति दिखाई देगी। रक्तात्मा मनका पहले ही सक्रिय हो चुका था। 15 मिनट के बाद ये शैतानी रक्त ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा जिससे चू परिवार का पूरा इलाका दूषित हो जाएगा। हुक्वान के चेहरे पर दुर्भावना का भाव था और उसकी आंखों में पागलपन झलक रहा था। अचानक हवा का एक झोंका उसके पास से गुजरा। हुक्वान के संभलने से पहले ही उसने महसूस किया कि उसका शरीर ऊपर उठ गया है और अगले ही पल उसने खुद को एक छोटे से आंगन में पाया। चू जुबान ने हुक्वान की ओर देखते हुए भौहें चढ़ाईं। इस व्यक्ति ने चू परिवार के क्षेत्र का वह नकली नक्शा प्राप्त कर लिया था जो उसने उपलब्ध कराया था। इसके बावजूद वह इतने लंबे समय तक निष्क्रिय रहा था। वह लगभग उसके बारे में भूल ही गया था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष अचानक प्रकट हो जाएगा। इसके अलावा कुछ बहुत गलत हो रहा था। हुक्वान के हाथ में मौजूद राक्षसी रक्त की माला को देखकर वह उससे निकलने वाली एक शक्तिशाली और गंदी आभा के साथ साथ एक घनी राक्षसी आभा को महसूस कर सकता था। क्या ये दानव जाति की रक्त ऊर्जा से संघनित रक्त की एक बूंद है? इसके अलावा ये साधारण दानव जाति का रक्त नहीं था। यह आदमी बिना आवाज किए चू परिवार को एक भीषण प्रहार देना चाहता था। आप हुक्वान चौंक गया। वह यहाँ कैसे आया? वह तो बिल्कुल भी विरोध नहीं कर पाया था। इस व्यक्ति में किस प्रकार की शक्ति थी? लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रक्तात्मा का मन का पहले ही सक्रिय हो चुका था। दूसरा पक्ष इस त्रासदी को घटित होने से नहीं रोक सका। हुक्वान खुद से बहुत खुश था। इन्हें निगल जाओ। चू जुबान ने हाथ हिलाकर स्पिरिट डिवोरिंग फ्लावर को हुक्वान को निगलने का निर्देश दिया। जहां तक रक्तात्मा की मनके की बात है उसे भी स्वाभाविक रूप से निगल लिया गया था। आत्मा भक्षण करने वाले फूल के लिए राक्षसी रक्त एक महान टॉनिक था। राक्षसी रक्त की ऊर्जा की गंदगी से उस पर कोई असर नहीं पड़ता था। आत्मा भक्षण करने वाले फूल की जड़ें पलक झपकते ही फैल गईं और हुक्वान को निगल गईं। पलक झपकते ही हुक्वान इस दुनिया से गायब हो गया। बूम! रक्तात्मा का मनका अचानक प्रचंड शक्ति के साथ फट पड़ा। एक आकृति जिसके सिर पर एक छोटा सा सींग था और कान ऊपर की ओर उठे हुए थे, चेहरे पर भयंकर भावलिए प्रकट हुई। इसने भक्षणकारी आत्मा के फूल को एक तरफ झटक दिया। चू जुबान के चेहरे के भाव में थोड़ा बदलाव आया। ये किसी दानव जाति के विशेषज्ञ की आत्मा थी। हाथ के एक इशारे से स्वर्ग की ओर घूमने वाली ब्रह्मांडीय सरनी संरचना ने छोटे से आंगन को ढक लिया। सुशियान, एयर और डिंग यू शक्तिशाली राक्षसी शक्ति को देखकर चौंक गए और उन्होंने देखने के लिए अपनी आंखें खोलीं। शैतान की आत्मा! सुशियान, एयर आश्चर्य से चिल्ला उठी। काका, ये पूजनीय आत्मा अंततः प्रकट हुई है। मानव बालक, मेरे सामने घुटने टेक दो। उस शैतानी आत्मा ने सुशियान, एयर को देखा और उसकी मुस्कान और भी भयावह हो गई। हे स्त्री, तुम अत्यंत सुंदर हो। घुटने टेक दो और इस पूजनीय आत्मा को अपनी इच्छाएं प्रकट करने दो। यदि मैं संतुष्ट हो जाऊंगा तो मैं तुम्हें चेतना बनाए रखने दूंगा। बूम! शैतानी आत्मा की आभा फूट पड़ी और एक शक्तिशाली आभा पूरे आंगन में फैल गई। ये स्वर्ग लोक के बेहद करीब था। ये या तो सर्वोच्च स्तर का सर्वोच्च क्षेत्र था या फिर स्वर्ग के आधे चरण का शैतानी आत्मा वाला क्षेत्र। जब दूसरा पक्ष अपने चरम पर था तब वह संभवतः स्वर्ग लोक की दानव जाति का विशेषज्ञ था। हालांकि वह गंभीर रूप से घायल हो गया था और यहाँ तक कि उसकी शैतानी आत्मा का स्तर भी एक पायदान नीचे गिर गया था। सुशियान, एयर का चेहरा पीला पड़ गया था। क्या चू जुबान इतनी शक्तिशाली राक्षसी आत्मा का सामना कर पाएगी? बच्चे, मेरे इस आदरणीय शरीर को एक नए शरीर की जरूरत है। तुम्हारा शरीर ठीक रहेगा। शैतानी आत्मा ने चू जुबान को देखा और हंस पड़ी। फिर वह उस पर झपटी और चू जुबान के शरीर को पकड़ने की कोशिश करने लगी। गुस्ताखी! चू जुबान ने ठंडी सांस ली और अपना हाथ उठाकर नीचे दबाया। रहस्यमय चिन्ह फैल गए जिससे एक विशेष क्षेत्र का निर्माण हुआ। स्वर्ग को सील करने की निषिद्ध तकनीक। यदि दूसरा पक्ष पूर्ण रूप से स्वर्ग क्षेत्र का विशेषज्ञ होता तो चू जुबान डर जाता और भागने से पहले दूसरे पक्ष को फंसाने के लिए ब्रह्मांड की परिक्रमा करने वाली संरचना पर भरोसा करता। हालांकि ये केवल एक शैतानी आत्मा थी, इसलिए उसने इसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। उसके पास मौजूद कई तरीकों के साथ साथ प्रणाली द्वारा उसे दिए गए दिव्य हथियार और दाव हथियार की बदौलत उसके लिए किसी भी शैतानी आत्मा को दबाना कोई समस्या नहीं थी। इसके अलावा ये शैतानी आत्मा स्वर्ग लोक तक भी नहीं पहुंची थी। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सर्वोच्च क्षेत्र में वह किसी से नहीं डरता था। जैसे ही स्वर्ग को सील करने वाली निषिद्ध तकनीक का प्रयोग किया गया, शैतान की आत्मा ने तुरंत अपनी शक्ति को सीमित होते हुए महसूस किया। वह अब अपनी आधिपत्य शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता था। जिस बात ने उन्हें और भी ज्यादा चौंका दिया वह ये थी कि उनकी सारी शक्तियां, जिनमें उनकी गुप्त तकनीकें भी शामिल थीं, अब काम नहीं कर रही थीं। उसे तो ये भी महसूस हुआ कि उसकी शैतानी आत्मा बेहोश हो रही है। ये कैसे हो सकता है? वह कौन था? वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता था? क्या ये स्थान उत्तरी क्षेत्र के भीतर दक्षिणी क्षेत्र नहीं था? मोतू स्तब्ध रह गया। वह केवल अपनी आत्मा को संकुचित होते हुए देख सकता था। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। दक्षिणी क्षेत्र पर आक्रमण के दौरान मैं अपनी जान बचाकर भागा, लेकिन क्या मैं सचमुच यहीं अपनी मौत को गले लगाने जा रहा हूं? मैं दक्षिणी क्षेत्र में क्यों नहीं हूं? क्यों? मुझे दक्षिणी क्षेत्र से बाहर कौन लाया? मोतू मन ही मन दहाड़ा।
वह संघर्ष करना चाहता था, लेकिन ये पूरी तरह व्यर्थ था। उस समय जब उसने उत्तरी क्षेत्र के दक्षिणी भाग पर आक्रमण किया तो वह उस भीषण युद्ध में नहीं मरा। सौभाग्य से वह अपनी शैतानी आत्मा के एक अंश के साथ बच निकला। हालांकि उन्हें दोबारा सामने आने के तुरंत बाद ही मरने की उम्मीद नहीं थी। सू शियान, एर और डिंग यू की हैरान निगाहों के सामने उस शक्तिशाली और असीम शैतानी आत्मा को चू जुबान ने अपने हाथ के एक इशारे से ही दबा दिया। यह इतना आसान लग रहा था मानो मच्छर को मारना हो। सू शियान, एर और डिंग यू को गहरा सदमा लगा। चू जुबान की ताकत उनकी कल्पना से परे थी। चू जुबान ने अपनी हथेली में संकुचित दानव आत्मा को देखा। वह सोच रहा था कि क्या यह दानव आत्मा असुर प्राचीन भूमि में हुए युद्ध में लड़ने वाले राक्षसों से संबंधित है। उनकी आत्मा का एक छोटा सा अंश भी इतना शक्तिशाली था। जब वे अपने चरम पर थे तो स्वर्गलोक के विशेषज्ञों के बीच उन्हें शायद ही कमजोर माना जाता होगा, है ना? क्या उसे इसे सीधे मार देना चाहिए? चू जुबान हिचकिचाया। इतनी शक्तिशाली दानव आत्मा को यूं ही मार देना कतई खेदजनक होगा। हालांकि इसे पक्का करने के लिए उन्हें इसे व्यक्तिगत रूप से दबाना पड़ा। ऐसा प्रतीत होता था कि इस दुनिया में बौद्ध धर्म का कोई नामोनिशान नहीं था। अन्यथा वह इस शैतानी आत्मा को परिवर्तित करके उसे अपना वफादार सेवक बना लेता। चू जुबान की वर्तमान शक्ति को देखते हुए दानव आत्मा पर जबरदस्ती आत्मा की मुहर लगाने की सफलता दर अधिक नहीं थी। आखिरकार दानव आत्मा का स्तर कहीं अधिक था। चू जुबान ने भौहें चढ़ाकर शैतानी आत्मा से निपटने के तरीकों के बारे में सोचना शुरू किया। यह बहुत संभव था कि यह शैतान जाति का कोई विशेषज्ञ था जिसने उस समय दक्षिणी क्षेत्र पर आक्रमण किया था। ऐसे में संभवतः वह राक्षसों के साथ हुए उस प्राचीन युद्ध के बारे में कई रहस्य जानता होगा, विशेषकर इस बारे में कि क्या मानव जाति में कोई गद्दार थे। इसी वजह से चू जुबान उस शैतानी आत्मा को मारना नहीं चाहता था। जैसे ही चू जुबान शैतानी आत्मा की शक्ति को कमजोर करने के लिए उसे कई टुकड़ों में काटने ही वाला था ताकि वह उन्हें एक एक करके नियंत्रित कर सके, तभी उसके दिमाग में एक सिस्टम नोटिफिकेशन बज उठा। मेजबान ने एक हाथ से स्वर्गलोक की राक्षसी आत्मा को वश में कर लिया और उसे त्रिजन बौद्ध धर्मग्रंथ और जगत शुद्धिकरण करने वाले चमकदार शिवालय से पुरस्कृत किया गया। स्वर्गलोक की शैतान आत्मा। निश्चित रूप से सिस्टम ने इसे स्वर्गलोक की शैतानी आत्मा के रूप में पहचान लिया था। इस जानकारी के आधार पर वह जानता था कि जब ये शैतानी आत्मा अपने चरम पर होती है तो ये स्वर्गलोक की विशेषज्ञ होती है। चू जुबान ने इनाम की जांच की। बौद्ध धर्मग्रंथ 3 जन्म बौद्ध साधना का एक नियमावली था। इस दुनिया में बौद्ध धर्म के कोई संप्रदाय मौजूद नहीं थे और चू जुबान ने भी अतीत में बौद्ध संप्रदायों के बारे में कोई जानकारी न तो सुनी थी और न ही पढ़ी थी। कम से कम अब तक पूरे उत्तरी क्षेत्र सहित दक्षिणी क्षेत्र में कोई भी नहीं था। चू जुबान को इस बात का यकीन नहीं था कि अन्य क्षेत्रों में भी कोई मौजूद है या नहीं। 3 जन्मों का बौद्ध धर्मग्रंथ बौद्ध साधना का एक नियमावली है। इसे भूतकाल के दीपक धर्मग्रंथ, वर्तमान काल के तथागत धर्मग्रंथ और भविष्य काल के मैत्रेय धर्मग्रंथ में विभाजित किया गया है। इन तीनों धर्मग्रंथों में अनेक बौद्ध दिव्य शक्तियां और साधना तकनीकें वर्णित हैं। चू जुबान ने जब त्रिजीवन बौद्ध धर्मग्रंथ पढ़े तो वह एक क्षण के लिए हिचकिचाया और फिर दीक्षा स्वीकार करने का निर्णय लिया। यद्यपि उन्होंने बौद्ध तकनीकों में महारत हासिल कर ली थी, फिर भी वे वास्तविक भिक्षु नहीं थे। उन्होंने बस एक अतिरिक्त मार्ग का अनुसरण करने का निर्णय लिया था। बौद्ध धर्मग्रंथ 3 जन्मों को समझने के बाद चू जुबान के शरीर से अत्यधिक मात्रा में बौद्ध प्रकाश उत्सर्जित हुआ। जब ये बौद्ध प्रकाश शैतान की आत्मा पर पड़ा तो चटकने की आवाजें सुनाई दी। डॉट 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 डॉट। शैतानी आत्मा चिलचिलाती धूप की किरणों में पिघलती बर्फ की तरह थी। डिंग यू और सू शियान, एर अचंभित रह गईं। इस समय चू जुबान से एक राजसी और पवित्र आभा निकल रही थी, मानो वह किसी के मन और आत्मा को शुद्ध कर रहा हो। उस सुनहरी रोशनी में मानो कोई रहस्यमयी शक्ति समाहित थी। चू जुबान ने बौद्ध प्रकाश को वापस ले लिया। त्रिजन बौद्ध ग्रंथ दानव जाति के विरुद्ध असाधारण रूप से प्रभावी था। इसका शैतानी आत्मा पर शक्तिशाली नियंत्रण प्रभाव था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि बौद्ध धर्म के प्रकाश की शक्ति उन्हें दूसरों को भी धर्म परिवर्तन कराने में सक्षम बनाएगी। अब चू जुबान के पास शैतानी आत्मा से निपटने का एक तरीका था। हथेली घुमाते ही एक छोटा 7 मंजिला पैगोडा प्रकट हो गया। 7 मंजिला पैगोडा तेज रोशनी से जगमगा रहा था और ऐसा लग रहा था मानो वह दुनिया की सारी गंदगी को शुद्ध और साफ कर सकता हो। विश्व को शुद्ध करने वाला चमकीला पैगोडा, बौद्ध धर्म के मार्ग का एक सर्वोच्च खजाना। ये संसार की गंदगी को शुद्ध कर सकता है, राक्षसी ऊर्जा को शुद्ध कर सकता है और इसे पूरी तरह से शुद्ध बौद्ध शक्ति में बदल सकता है। ये सभी राक्षसों और दानवों को भी दबा सकता है। संसार को शुद्ध करने वाले उस चमकीले कांच के शिवालय में एक अनोखी क्षमता थी जो दमित राक्षसों को बौद्धों में परिवर्तित करने की थी। चू जुबान ने शैतान की आत्मा को संसार को शुद्ध करने वाले चमकदार शिवालय के पहले स्तर में फेंक दिया और लापरवाही से उस शिवालय को ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष के एक कोने में रख दिया। जब उस दुष्ट आत्मा का धर्म परिवर्तन हो जाएगा तो उसके अधीन एक और वफादार बौद्ध शिष्य होगा। ये राक्षसी जाति से परिवर्तित हुआ कोई व्यक्ति भी हो सकता है। इस समय चू जुबान को यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि क्या उसे बौद्ध साधना तकनीक सिखानी चाहिए। बौद्ध साधना तकनीकों का राक्षस जाति पर प्रबल संयमकारी प्रभाव था। एक बार यह फैल जाए तो दानव जाति बदला लेने के लिए उसे ढूंढ निकालेगी, है ना? वास्तव में वे शायद ये भी चाहेंगे कि वे उसे जिंदा ही निगल जाएं। हालांकि चू जुबान को बौद्ध साधना तकनीकों को फैलाने की कोई जल्दी नहीं थी। वह अधिक शक्तिशाली होने के बाद इस बारे में फैसला करेगा। इसके अलावा अगर वह बौद्ध साधना तकनीकों का प्रसार करना चाहता था तो उसे इसे ठीक से संभालना होगा। वह कुछ पाखंडी गंजे भिक्षुओं को पैदा नहीं कर सकता था। यदि वह बौद्ध साधना तकनीकों का प्रसार करे तो क्या वह अंततः इस संसार का बुद्ध नहीं बन जाएगा? यदि वह एकांतवास में रहकर एक ऋषि समान पूर्वज बनकर बौद्ध धर्म का प्रसार करता तो उसे इस व्यवस्था से जो पुरस्कार मिलते वे बुरे नहीं होते, है ना? ये सोचकर चू जुबान भावुक हो गई। हालांकि बौद्ध धर्म का प्रसार करने के लिए उन्हें एक उपयुक्त उम्मीदवार की आवश्यकता थी। कम से कम उम्मीदवार की जन्मजात प्रतिभा खराब नहीं होनी चाहिए थी। इसलिए बौद्ध धर्म के प्रसार का कार्य फिलहाल नहीं किया जा सकता था।
उन्हें केवल सही समय की प्रतीक्षा करनी थी। चू जुआन ने सू शियान, एर और डिंग यू की ओर देखा, जिनके चेहरे अभी भी सदमे से भरे हुए थे। उसने हाथ हिलाते हुए कहा, इतना हंगामा मत करो, ये बस एक कमजोर शैतानी आत्मा है। सू शियान, एर ने गहरी सांस ली। सर की शक्ति कल्पना से परे थी। इतनी शक्तिशाली दानव आत्मा को भी आसानी से दबा दिया गया था। उसकी शक्ति कम से कम स्वर्ग के स्तर तक तो पहुंचनी ही चाहिए थी, है ना? डिंग यू और भी उत्साहित हो गई। गुरुजी सचमुच शक्तिशाली हैं। मुझे जल्द से जल्द साधना करके तलवार के मार्ग के पहले चरण को पार करने का प्रयास करना होगा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वह तलवार के मार्ग के पहले चरण को पार करने ही वाला है। उसके दिल में बसी बचपन की प्रेमिका की छवि धीरे धीरे धुंधली पड़ गई थी। डिंग यू को पूरा विश्वास था कि जल्द ही वह उसे पूरी तरह से भूल जाएगा। तब वह प्रेम और दुख के सागर से बाहर निकलकर तलवारबाजी के मार्ग पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर पाएगा। जैसे जैसे वह साधना करता गया, उसे अपनी प्रेमिका की याद कम आती गई। डिंग यू ने पाया कि तलवार साधना में उसकी समझ गहरी होती जा रही थी और वह तलवार साधना पर और भी अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा था। उसके गुरु सही थे। तलवार के मार्ग के तीनों चरणों को पार करने के बाद ही वह सर्वोच्च तलवार के मार्ग पर चल सकेगा। डिंग यू की निगाहें दृढ़ हो गईं। दुष्ट आत्मा को दबाने के बाद चू जुबान के दिन सामान्य हो गए। चू जुबान ने सू शियान, एर द्वारा दक्षिणी क्षेत्र में घटित घटनाओं के बारे में दी जाने वाली दैनिक जानकारी को ध्यान से सुना। महान किन राजवंश में अभी भी कुछ विधर्मी थे जो परेशानी पैदा कर रहे थे, लेकिन वे कोई गंभीर नुकसान पहुंचाने में असमर्थ थे। महान कियान राजवंश और दुष्ट शाही दरबार के बीच का संघर्ष पहले ही शांत हो चुका था और वे अब एक दूसरे से नहीं लड़ रहे थे। फिलहाल महान किन राजवंश से निपटने के लिए उनके एकजुट होने के कोई संकेत नहीं थे। दुष्ट शाही दरबार और महान कियान राजवंश के बीच का संघर्ष बहुत गहरा था। जब तक उन्हें अस्तित्वगत संकट का सामना न करना पड़े, उनके लिए एकजुट होना लगभग असंभव था। इसके अलावा महान किन राजवंश और नाइन स्वॉर्ड्स माउंटेन के बीच संबंध असाधारण थे। जब तक वे शेष दो संप्रदायों में से किसी एक को अपने पक्ष में नहीं कर लेते, दुष्ट शाही दरबार और महान कियान राजवंश की संयुक्त सेना शायद जीत हासिल नहीं कर पाएगी। मुझे बाहर निकालो, धिक्कार है। विश्व को शुद्ध करने वाले चमकदार शिवालय की पहली मंजिल के अंदर मोतुओ सोने की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। बौद्ध प्रकाश उसके शरीर के चारों ओर घूम रहा था, लगातार उसे क्षीण कर रहा था और उसे ज्ञान प्रदान कर रहा था। उसकी शैतानी आत्मा के चारों ओर घूमती हुई राक्षसी ऊर्जा को लगातार दबाया जा रहा था। मोतुओ चौंक गया। उसने महसूस किया कि एक रहस्यमय शक्ति लगातार उसे क्षीण कर रही है और इस शक्ति का उसकी राक्षसी शक्ति पर भी गहरा नियंत्रण था। वह स्वर्गलोक का एक शैतानी आत्मा था और उसकी राक्षसी शक्ति बहुत प्रबल थी। फिर भी वह विशाल स्वर्णिम प्रकाश उसे दबा सकता था। किसी भी प्रकार की शक्ति का दूसरी शक्ति पर पड़ने वाला प्रतिबंधात्मक प्रभाव आमतौर पर पूर्ण नहीं होता था और कई मामलों में विरोधी शक्तियां अक्सर एक दूसरे को पारस्परिक रूप से नियंत्रित करती थीं। मानव जाति में निश्चित रूप से ऐसी साधना तकनीकें मौजूद थीं जो राक्षसी शक्ति को नियंत्रित कर सकती थीं। हालांकि उन कृषि तकनीकों का प्रतिबंधात्मक प्रभाव बहुत मजबूत नहीं था। इसके अलावा तथाकथित प्रतिबंधात्मक प्रभाव तभी प्रकट होगा जब दोनों पक्षों की ताकत में बहुत अधिक अंतर न हो। यदि एक की ताकत दूसरे की तुलना में अधिक हो तो रोकने का प्रभाव काफी कम हो जाएगा। हालांकि इस रहस्यमय शक्ति का अवरोधक प्रभाव बहुत प्रबल था। मोतुओ को लगा कि यदि वह इस अवरोधक प्रभाव को दबाना चाहता है तो उसे कम से कम 2 लघु लोकों से ऊपर होना होगा। जब राक्षसों का सामना समान स्तर के प्रतिद्वंद्वी से इस प्रकार की शक्ति से होता तो वे आसानी से पराजित हो जाते। उनके जीतने की कोई संभावना नहीं होती। मोतुओ को बहुत बड़ा झटका लगा। मानव जाति में ऐसी शक्तिशाली और रहस्यमय शक्ति कब प्रकट हुई? क्या ये खेती की कोई नई विधि हो सकती है? अगर केवल सुनहरी रोशनी ही उसकी शैतानी आत्मा को नष्ट कर रही होती तो मोतुओ कुछ समय तक टिक पाता। उसे इतनी निराशा महसूस नहीं होती। जिस बात से उसे असहनीय सिरदर्द हो रहा था वह ये थी कि वह बेहद असहज महसूस कर रहा था। उसके कानों में, उसकी चेतना में और उसकी आत्मा में लगातार फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। ये फुसफुसाहटें बहुत अजीब थीं। वे वास्तव में उसकी चेतना और विचारों में बाधा डाल रही थीं। ये बहुत ही भयानक था। मोतुओ भयभीत था। उसे इस बात की बहुत चिंता थी कि अगर यह सिलसिला जारी रहा तो क्या वह उन फुसफुसाहटों से इतना परेशान हो जाएगा कि पागल हो जाएगा। तमाम कानाफूसी के बीच उसे केवल एक ही वाक्य समझ में आया, कसाई का चाकू नीचे रख दो और बुद्ध बन जाओ। अरे यार, मुझे बाहर निकालो। अरे, तुम हमारी दोनों नस्लों के बीच युद्ध शुरू करना चाहते हो। राक्षस जाति की शक्ति को देखते हुए एक बार युद्ध शुरू हो गया तो मानव जाति के 5 क्षेत्रों की संयुक्त सेना भी शायद हमारा सामना करने में सक्षम न हो। मोतुओ लगातार चिल्लाता और धमकी देता रहा, लेकिन अंत में वह डर गया था। मुझे जाने दो, मैं तुमसे विनती कर रहा हूं। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो आवाज बंद करो, मैं बेहोश हो जाऊंगा। गुरुजी, क्या मैं आपको गुरुजी कह सकता हूं? मुझे जाने दो, मैं तुम्हें अपना स्वामी मानूंगा और तुम्हारा सेवक बनूंगा, ठीक है? गुरुजी, कृपया मोतुओ को जाने दीजिए। अंत में मोतुओ रोने लगा और उसे गुरु कहकर पुकारने लगा। चू जुबान ने दया की भीख मांग रहे मोतुओ को देखा, लेकिन वह भाव विभोर नहीं हुई। इस क्षरण की अवधि के बाद मोतुओ की राक्षसी आत्मा का 1/3 हिस्सा बुद्ध आत्मा में परिवर्तित हो गया था। बुद्ध की आत्मा से एक गरिमामयी सुनहरी रोशनी निकल रही थी। वह किसी ऐसे प्रख्यात भिक्षु की तरह दिखते थे जिन्होंने दाव की प्राप्ति कर ली हो। एक शैतान विशेषज्ञ को बौद्ध धर्म में परिवर्तित करना, इसके बारे में सोचने मात्र से ही उसे उपलब्धि का एहसास हो गया। आधे दानव और आधे बुद्ध मोतुओ को देखकर चू जुबान के मन में कुछ नए विचार आने लगे। क्या होगा यदि वह राक्षस जाति को बौद्ध जाति में बदल दे? इसके बारे में सोचते ही वह उत्साहित हो गया। यह एक शक्तिशाली जाति को सीधे नियंत्रित करने या फिर पूरी तरह से एक नई जाति बनाने के बराबर था। उस समय से इस दुनिया में कोई राक्षसी जाति नहीं रहेगी, केवल बौद्ध जाति ही रहेगी। अगर उसने सचमुच ये कारनामा कर दिखाया तो सिस्टम का इनाम उसकी कल्पना से भी कहीं अधिक होगा। फिर भी उसे धीरे धीरे आगे बढ़ना था। वह जल्दबाजी नहीं कर सकता था।
मोतुओ के परिवर्तित होने के बाद वह धीरे धीरे योजना बनाने से पहले दानव जाति की स्थिति को बेहतर ढंग से समझ पाएगा। डॉट 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 ये सोचकर कि जल्द ही उसे एक समर्पित बौद्ध शिष्य मिल जाएगा, चू जुबान बेहद उत्साहित हो गया। एक बार मोतुओ का धर्म परिवर्तन हो जाने के बाद उन्हें मोतुओ नहीं बल्कि बुद्ध कहा जाएगा। क्या वह इस दुनिया के पहले बुद्ध थे? यदि इस संसार में बुद्ध न होते तो चू जुबान प्रथम बुद्ध और सच्चे बुद्ध होते। इस प्रकार शैतान बुद्ध धर्मांतरित होने वाले पहले बुद्ध होंगे। सच तो यह है कि हालांकि चू जुबान बुद्ध थे, वे वास्तव में बुद्ध नहीं थे, इसीलिए शैतान बुद्ध ही सच्चे प्रथम बुद्ध होंगे। चू जुबान ने मोतुओ के बुद्ध बनने की प्रतीक्षा की। उसने असंख्य दिव्य दर्पण निकाला और उसे फिर से रेनचांगहे से जोड़ा। वह ये पता लगाना चाहता था कि 9 क्षेत्रों और 50 प्रदेशों में कोई बौद्ध संप्रदाय है या नहीं। बेशक विभिन्न लोकों में एक अत्यंत शक्तिशाली महापुरुष होने के नाते 9 क्षेत्रों और 50 प्रदेशों में सब कुछ उसके नियंत्रण में होना चाहिए। इसलिए चू जुबान ने सीधे तौर पर प्रश्न नहीं पूछा। इसके बजाय उन्होंने बस कुछ बौद्ध धर्मग्रंथों का पाठ किया और बौद्ध धर्म के बारे में कुछ जानकारी दी। रेनचांगहे का चेहरा सदमे और आश्चर्य से भरा हुआ था। उनकी प्रतिक्रिया से चू जुबान तुरंत समझ गया कि 9 क्षेत्रों और 50 प्रदेशों में कोई बुद्ध नहीं थे। अन्यथा रेनचांगहे के लिए शास्त्रों को न पहचानना असंभव था। आखिरकार बौद्ध धर्म काफी अनोखा था। संसार को शुद्ध करने वाले चमकदार शिवालय के अंदर वापस आकर मोतुओ अभी भी रो रहा था और दया की भीख मांग रहा था। उसे लग रहा था कि वह पागल होने वाला है। सुनहरी रोशनी का क्षीण होना निश्चित रूप से एक समस्या थी, लेकिन फुसफुसाहटें कहीं अधिक भयावह थीं। उन फुसफुसाहटों में एक अजीब सी शक्ति समाई हुई थी। हालांकि अगर वह अजीब सी शक्ति मौजूद न भी होती तो भी दिन भर कानों में गूंजती उन फुसफुसाहटों को कोई सहन नहीं कर सकता था। यदि वे सामान्य फुसफुसाहटें होती तो शायद वह अपनी 5 इंद्रियों को बंद करके उन फुसफुसाहटों को सुनने या महसूस करने से बच सकता था। लेकिन ऐसा लग रहा था मानो वो फुसफुसाहटें सीधे उसकी आत्मा में धर्मग्रंथों का पाठ कर रही हों। उन्हें रोकना या खत्म करना नामुमकिन था। ये सचमुच भयावह था। चू जुबान को संदेह था कि बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति वास्तव में निरंतर शिकायत और बड़बड़ाहट पर निर्भर करती है, जिससे लोग ज्ञान प्राप्त करने से पहले ही टूट जाते हैं। भला इसे कौन बर्दाश्त कर सकता था? मोतुओ के कानों में लगातार भनभनाहट की आवाज गूंज रही थी। इसके अलावा ये फुसफुसाहटें सीधे उसकी चेतना और आत्मा में उतर रही थीं। मोतुओ की दया की गुहार व्यर्थ थी। इसलिए वह मुड़ा और फिर से चू जुबान को कोसने लगा, मानो वह चू जुबान को क्रोधित करके उसे सीधे मार डालने के लिए उकसा रहा हो। वो फुसफुसाहटें बहुत ही भयावह थीं। समय बीतने के साथ साथ किसी कारणवश मोतुओ कभी कभी खुद को बौद्ध धर्मग्रंथ पढ़ते हुए पाता था। ये पूरी तरह से अनैच्छिक था। उन्हें पता था कि उनके विचार और चेतना प्रभावित होने लगे हैं। कभी कभी वह अपना सिर झुकाकर अमिताभ मंत्र का जाप करने लगता था। ये बहुत ही भयानक था। अल्पविराम। 9 तलवार पर्वत के संप्रदाय प्रमुख सोंग यिमिंग द्वारा चू परिवार को अपने बेटे से चुयुन का विवाह कराने के लिए मजबूर करने की कोशिश किए हुए 1 महीने से अधिक समय बीत चुका था। खबर सुनने के बाद ज्यादातर लोगों ने इसे नजरअंदाज कर दिया और इसके पीछे के कारण की जांच नहीं की। अधिकांश लोगों का मानना था कि महान किन की महारानी के हस्तक्षेप के कारण सोंग यिमिंग खाली हाथ लौट आए थे। दुष्ट राजा का महल। वर्तमान दुष्ट राजा अपने सिंहासन पर बैठा था। उसका चेहरा अंधकार में और उदास था। किन कियुन द्वारा बुरी तरह घायल किए जाने के बाद से उसका स्वभाव बहुत अधिक चिड़चिड़ा हो गया था। मूल रूप से निर्मम और षड्यंत्रकारी स्वभाव वाला दुष्ट राजा के महल पर धावा बोलने की प्रवृत्ति के उभरने के बाद चिड़चिड़ा, आवेगी और आसानी से क्रोधित होने वाला बन गया था। फिर किन कियुन से पराजित होने के बाद उनके स्वभाव में और भी अधिक बिगड़ गया। उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो उसकी प्रेमिका ने उसे धोखा दिया हो। दुष्ट राजा के सेवक प्रतिदिन तनाव में रहते थे। वे गहरी सांस लेने की भी हिम्मत नहीं करते थे, इस डर से कि कोई भी हलचल या मामूली हरकत दुष्ट राजा को क्रोधित कर देगी और वे तुरंत मारे जाएंगे। उन्हें इस बात पर भी विचार करना पड़ता था कि दरवाजे से अंदर प्रवेश करते समय उन्हें अपना बायां पैर आगे रखना चाहिए या दायां पैर। कुछ समय पहले की बात है, एक बदकिस्मत आदमी बुरे मूड में होने पर दुष्ट राजा से शिकायत करने आया था। अंत में दुष्ट राजा ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने अपना बायां पैर पहले दरवाजे में घुसाया? मर जाओ। इसके बाद उसे पीट पीट कर मार डाला गया। यह भयानक था। अब अगर दुष्ट राजा का मूड खराब होता तो नौकर उसे कुछ भी नहीं बताते, क्योंकि उन्हें डर रहता था कि किसी मनगढ़ंत कारण से उन्हें थप्पड़ मारकर मौत के घाट उतार दिया जाएगा। ये सब कुनवू की गलती थी। उसके द्वारा शुरू किए गए दुष्ट राजा के महल पर धावा बोलने के चलन ने दुष्ट राजा को इतना क्रोधित कर दिया था कि उसका पूरा स्वभाव ही बदल गया था। क्या चू काउंटी सचमुच महान किन राजवंश के अधिकार क्षेत्र में नहीं है? क्या ये सच है कि किन परिवार ने चू परिवार का बहिष्कार कर दिया है? दुष्ट राजा ने ठंडे स्वर में पूछा। राजा, ये बात सच है। इसमें कोई जाल या साजिश नहीं है। नीचे चांग जियानफेंग खड़ा था, जो दुष्ट शाही दरबार के 108 दुष्ट योद्धाओं में से एक था। स्वयं दुष्ट राजा के अलावा दुष्ट शाही दरबार में 10 दुष्ट सेनापति, 36 दुष्ट सेनापति और 108 दुष्ट योद्धा शामिल थे। वे दुष्ट शाही दरबार के शीर्ष शक्ति केंद्रों का प्रतिनिधित्व करते थे। दुष्ट सेनापतियों और दुष्ट योद्धाओं को उनकी शक्ति के आधार पर पद दिए जाते थे और उनके पद निश्चित नहीं थे। यदि कोई अधिक शक्तिशाली होता तो वह वर्तमान पदधारक को हटा सकता था। दुष्ट शाही दरबार की स्थापना के बाद से केवल दुष्ट राजा का वंश ही कभी नहीं बदला और उसकी स्थिति कभी नहीं डगमगाई। चाहे वे दुष्ट सेनापति हों या दुष्ट योद्धा हों, ये सभी बार बार बदलते रहे। कुछ विधर्मी साधक ऐसे भी थे जिन्होंने तब तक अपनी शक्ति को रोके रखा जब तक कि वे दुष्ट योद्धाओं को हराकर अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं हो गए और इस प्रकार उनका स्थान ले लिया। बेशक अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए हर दुष्ट सेनापति अपने अधीनस्थों को प्रशिक्षित करता था और 36 दुष्ट सेनापतियों में से कई ने कुछ दुष्ट सेनापतियों के अधीन गुट बनाए थे। दुष्ट योद्धाओं के लिए भी यही स्थिति थी। जो लोग दुष्ट सेनापतियों के गुटों से नहीं थे वे सभी दुष्ट राजा के गुट से संबंधित थे।
गुटों से बाहर रहने वाले किसी भी व्यक्ति को अक्सर दूसरों द्वारा निशाना बनाकर मार दिया जाता था। केवल दुष्ट राजा के गुट से संबंधित लोगों को ही ऐसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। चांग जियानफेंग एक साधारण विधर्मी साधक के रूप में पैदा हुआ था। उसने कई वर्षों तक संघर्ष किया और अंततः एक दुष्ट योद्धा को हराने और उसकी जगह लेने का अवसर प्राप्त किया। दुष्ट राजा के गुट से संबंधित लोगों को दुष्ट सेनापतियों या दुष्ट सेनापतियों के गुट के लोग नहीं मारेंगे। यद्यपि दुष्ट राजा का गुट शक्तिशाली था, फिर भी दुष्ट सेनापतियों और दुष्ट योद्धाओं के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक था। इसलिए वे बिना किसी पृष्ठभूमि वाले विधर्मी साधकों को स्वीकार करने और उनकी रक्षा करने तथा उन्हें उच्च पदों पर पदोन्नत करने के लिए अत्यंत तत्पर थे। दुष्ट शाही दरबार की व्यवस्था काफी सीधी सादी और सरल थी। सोंग यिमिंग की तुलना में आपकी ताकत कैसी है? दुष्ट राजा ने चांग जियानफेंग की ओर देखा और पूछा। थोड़ा कमतर, चांग जियानफेंग ने सच्चाई से जवाब दिया। सोंग यिमिंग 9 स्वॉर्ड्स माउंटेन के संप्रदाय प्रमुख थे। हालांकि दोनों ही सत्य क्षेत्र के 9वें स्तर पर थे, लेकिन वास्तविक लड़ाई में चांग जियानफेंग निश्चित रूप से हार जाते। दुष्ट राजा ने सिर हिलाया। उसे ये सुनकर आश्चर्य नहीं हुआ। चांग जियानफेंग तो बस एक दुष्ट योद्धा था, वह दुष्ट सेनापति भी नहीं था। स्वाभाविक रूप से वह सोंग यिमिंग का मुकाबला नहीं कर सकता था। 9 स्वॉर्ड्स माउंटेन की नींव बहुत गहरी थी। इसके अलावा संप्रदाय का मुखिया संप्रदाय का सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ नहीं था। वह केवल संप्रदाय का प्रबंधन करने, उसे विकसित करने और उसके नियमों को लागू करने में ही कुशल था। बेशक संप्रदाय के प्रमुख होने के नाते उनकी शक्ति भी इतनी कमजोर नहीं हो सकती थी। सोंग यिमिंग बहुत शक्तिशाली था। 36 दुष्ट सेनापतियों में से 10 से भी कम ऐसे थे जो उसे हरा सकते थे। तुम जा सकते हो, उसने हाथ के इशारे से चांग जियानफेंग को जाने का आदेश दिया। दुष्ट राजा ने अपनी आंखें सिकुड़ी और सोचने लगा। चू काउंटी महान किन राजवंश में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। यह महान किन राजवंश के लगभग भीतरी इलाकों में स्थित था। चू परिवार का किन, झाओ और हे परिवारों के साथ भी असाधारण संबंध था। यदि वह चू परिवार को नियंत्रित कर लेता तो शायद यह विधर्मी पंथ से अधिक उपयोगी साबित होता। नाजुक समय में वह चू परिवार का उपयोग करके किन परिवार को धोखा दे सकता था। अगर मैं खुद कोई कदम उठाऊं तो चाहे तुम्हारा चू परिवार अजगर की मांद हो या बाघ का अड्डा, तुम्हें फिर भी मेरे सामने झुकना ही पड़ेगा। दुष्ट राजा ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। आप देख रहे हैं कल्टिवेशन मॉडल। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दुष्ट राजा गुप्त रूप से अपने महल से निकलकर स्वयं महान किन राजवंश के क्षेत्र में स्थित चू काउंटी चला गया। उसकी ताकत के कारण किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वह जा रहा है। इसके अलावा दुष्ट राजा का स्वभाव बहुत गुस्सैल था और उसे लोगों को मारना पसंद था। अगर कोई जरूरी बात न होती तो नौकर दूर छिपना पसंद करते थे और दुष्ट राजा को परेशान करने की हिम्मत नहीं करते थे। इसलिए जब दुष्ट राजा ने उनसे कहा कि वह परेशान नहीं होना चाहता तो सेवक अत्यंत प्रसन्न हुए। इस दौरान यदि कोई अत्यावश्यक मामला भी होता तो सेवक दुष्ट राजा को परेशान करने का साहस नहीं करते थे। वे इसके बजाय उस मामले को दुष्ट शाही दरबार के अन्य उच्च अधिकारियों को सौंप देते थे। दुष्ट शाही दरबार के उच्च अधिकारी दुष्ट राजा के बुरे स्वभाव से परिचित थे, इसलिए वे सेवकों के व्यवहार को समझ सकते थे। दुष्ट राजा की शक्ति को देखते हुए जब तक उसका सामना किन की उनसे नहीं होता तब तक कोई भी उसे हरा नहीं पाएगा। इसके अलावा अपनी योजना को सफलतापूर्वक पूरा करने और चू परिवार के लिए अपनी योजनाओं का खुलासा होने से रोकने के लिए दुष्ट राजा ने अपना वेश बदल लिया और भीड़भाड़ वाले और सार्वजनिक स्थानों से परहेज किया। इसके अलावा वह केवल रात में ही चलता फिरता था। उसके इतने सतर्क रहने का कारण यह था कि वह ब्लैक मून टावर के खुफिया नेटवर्क की पकड़ में आने से बच सके। वह भली भांति जानता था कि ब्लैक मून टावर उस पर लगातार नजर रख रहा है। वे उसकी गतिविधियों और योजनाओं से संबंधित जानकारी दूसरों को ऊंची कीमत पर बेचना चाहते थे। बेशक ब्लैक मून टावर ने केवल दुष्ट राजा पर ही ध्यान नहीं दिया। उनकी उच्च प्राथमिकता वाली ट्रैकिंग सूची में महान कियान राजवंश की शासक, महान किन महारानी और कई अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति शामिल थे। सभी की प्राथमिकताएं बराबर और संतुलित थीं। ब्लैक मून टावर का ध्यान बढ़ जाने से दुष्ट राजा का मन काफी शांत हो गया था। दक्षिणी क्षेत्र के विभिन्न गुटों के नेता और प्रसिद्ध विशेषज्ञ सभी ब्लैक मून टावर की निगरानी सूची में थे। इसलिए जो कोई भी गुप्त रूप से कुछ करना चाहता था उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात ब्लैक मून टावर के जासूसों से बचना था। यदि उन्हें ब्लैक मून टावर के जासूसों का पता चल जाता तो जरूरत पड़ने पर वे उनके ठिकाने का खुलासा होने से बचाने के लिए उन्हें तुरंत मार डालते। हालांकि ब्लैक मून टावर शक्तिशाली था, लेकिन ये सिर्फ जासूस थे। अगर जासूसों का पता चल जाता तो वे उन्हें मार सकते थे। ये साधना जगत के नियमों के भीतर था। ब्लैक मून टावर अपने जासूसों की मौत पर जनता को नाराज करने का साहस नहीं करता था। ब्लैक मून टावर चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, एक बार जब वे जनता को नाराज कर देते हैं तो वे इसके नतीजों का सामना नहीं कर पाएंगे। आखिरकार ब्लैक मून टावर नियमों का पालन करता था, इसलिए यदि उनके खुफिया कर्मियों का पर्दाफाश हो जाता और जिन विशेषज्ञों की वे निगरानी कर रहे थे उनके द्वारा उन्हें मार दिया जाता तो उनके पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि ब्लैक मून टावर की खुफिया जानकारी जुटाने की क्षमता अत्यंत शक्तिशाली थी, लेकिन वह सर्वशक्तिमान नहीं थी। वह हर तरह की खुफिया जानकारी हासिल करने में सक्षम नहीं थी। यदि कोई विशेषज्ञ वास्तव में अपने पदचिह्नों को छिपाना चाहता है तो उसकी गतिविधियों की जांच करना आसान नहीं होगा। दुष्ट राजा आगे बढ़ा और जल्द ही पर्पल मून काउंटी पहुंच गया। वह अब चू काउंटी से ज्यादा दूर नहीं था। उसने रास्ते में खुद को किसी भी तरह से उजागर होने से बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। चू काउंटी पहुंचने के बाद दुष्ट राजा तुरंत चू परिवार के क्षेत्र की ओर नहीं बढ़ा। इसके बजाय उन्होंने चू परिवार के बारे में जानकारी एकत्र की, विशेष रूप से यह पता लगाने की कोशिश की कि क्या कोई छिपे हुए विशेषज्ञ थे या क्या घात लगाकर हमला करने की संभावना थी। हालांकि दुष्ट राजा को अपनी ताकत पर बहुत भरोसा था, फिर भी उसे सतर्क रहने की जरूरत थी। वह दक्षिणी क्षेत्र में अजेय नहीं था। महान किन महारानी ऐसी शख्सियत नहीं थी जिनसे वह निपट सकें।
कुछ दिनों की जांच के बाद उन्होंने पुष्टि की कि चू काउंटी में घात लगाकर हमला करने की कोई संभावना नहीं थी और न ही कोई छिपे हुए विशेषज्ञ मौजूद थे। चू परिवार के क्षेत्र में एकता क्षेत्र के विशेषज्ञ भी नहीं थे। चू परिवार मानो एकांत में चला गया था और निष्क्रिय अवस्था में प्रवेश कर गया था, बेहद शांत और गुमनाम सा दिख रहा था। विधर्मी पंथ का सफाया करते समय उनके अहंकार की तुलना में वर्तमान चू परिवार आश्चर्यजनक रूप से शांत था और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे किसी का ध्यान आकर्षित न करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। दुष्ट राजा को लगा कि इसका संबंध शायद चू परिवार को महान किन राजवंश के मामलों के केंद्र से बाहर रखे जाने से था। चूंकि महान किन राजवंश ने तुम्हारे चू परिवार को बहिष्कृत कर दिया है, इसलिए तुम्हें आकर मेरे दुष्ट शाही दरबार में शामिल हो जाना चाहिए। दुष्ट राजा ने ठंडी मुस्कान दी। जैसे ही रात हुई, दुष्ट राजा चू परिवार के क्षेत्र की ओर चल पड़ा। इस बार वह खुद चू परिवार पर गुप्त रूप से नियंत्रण करने आया था। रात में आने से उसे अपनी गतिविधियों को छिपाना आसान हो गया। चू परिवार एक अत्यंत महत्वपूर्ण मोहरा था। एक बार जब वह उन पर सफलतापूर्वक नियंत्रण कर लेता तो यह महान किन राजवंश में एक गुप्त मोहरा रखने के समान होता। यदि वह सफल हो जाता तो वह किसी भी समय महान किन राजवंश को धोखा दे सकता था। अल्पविराम। डिंगयू और सू शियान एर दोनों ही ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष के भीतर लगन से साधना कर रही थी। डिंगयू की तलवारबाजी की शक्ति विशेष रूप से बढ़ गई थी और उसके दिल में बचपन की प्रेमिका की छवि पहले ही काफी धुंधली हो गई थी। बहुत जल्द ही वह अपनी बचपन की प्रेमिका को पूरी तरह से भूल जाएगा। वह अब उसके बारे में नहीं सोचेगा और न ही उससे विचलित होगा। वह पूरी तरह से तलवारबाजी के अभ्यास में खुद को समर्पित कर सकेगा। जैसे जैसे बचपन की प्रेमिका को याद करने के विचार धुंधले पड़ते गए, डिंगयू ने पाया कि तलवारबाजी के मार्ग पर उसका ध्यान भी उतना ही मजबूत होता जा रहा था। उसे यह महसूस होने लगा था कि उसके गुरु की शिक्षाएं सही थीं। यदि उसे सर्वोच्च तलवार का अभ्यास करना था तो उसे अपनी प्रेमिका को पूरी तरह से भूलना ही होगा। जहां एक ओर वह तलवार के मार्ग के पहले चरण को पार करने की पूरी कोशिश कर रहा था, वहीं दूसरी ओर डिंगयू ने दूसरे चरण को पार करने की भी तैयारी कर ली थी। उसने लकड़ी की एक मूर्ति तराशी और उसे उस स्थान पर रख दिया जहां सू शियान एर साधना कर रही थी। वह बीच बीच में वहां देखता रहता था। जब उसने सबसे पहले सू शियान एर पर नहीं बल्कि लकड़ी की मूर्ति पर ध्यान दिया तो इसका मतलब यह होगा कि उसने तलवार के मार्ग के दूसरे चरण में प्रगति कर ली है। सू शियान एर के चेहरे पर हर समय उदासी छाई रही। डिंगयू, ये बदमाश एक अकेला कुत्ता बनने के लिए दृढ़ संकल्पित था। क्या वह तलवार के मार्ग के दूसरे चरण को पार करने के लिए अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित करने के लिए उसका उपयोग कर रहा था? यदि ऐसा था तो उसके निर्दयी होने के लिए उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। सू शियान एर ने एक लंबा चाबुक उठाया और उसे घुमाकर डिंगयू को जकड़ लिया। उसने उसे सीधे हवा में उछाल दिया और उसकी जमकर पिटाई की। मैं तुम्हें हर रोज मारूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि तुम पहले मुझे शक की निगाह से देखोगे या लकड़ी की मूर्ति को। डिंगयू को दुख के साथ एहसास हुआ कि पिटाई खाने के बाद वह सू शियान एर से सावधान हो गया था और साथ ही साथ उससे नाराज भी था। जब भी वह सू शियान एर को देखता तो अनजाने में ही उसकी नजर सू शियान एर पर पड़ जाती। बाद में उसे एहसास हुआ कि वह पहले लकड़ी की मूर्ति को देखना चाहता था। दूसरा चरण बहुत कठिन था। जब भी उसका ध्यान भटकता, बाहरी चीजें उसे परेशान कर देती। हालांकि डिंगयू निराश नहीं हुआ, बल्कि वह और भी दृढ़ निश्चयी हो गया। हर दिन चू जुबान असंख्य स्वर्गीय दर्पण का उपयोग करके किसी यादृच्छिक स्थान से जुड़ जाता था और कभी कभी जिन लोगों से वह मिलता था उन्हें धोखा देता था। हालांकि उन्हें कोई विशेषज्ञ नहीं मिला, इसलिए किसी अन्य विशेषज्ञ को धोखा देने की उनकी उम्मीदें धराशायी हो गईं। जब रात हुई तो चू जुबान को जम्हाए आए और वह सोने के लिए अपने कमरे में वापस जाने ही वाला था। अपनी शक्ति के बल पर उन्हें वास्तव में सोने की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि उन्हें इसकी आदत हो चुकी थी। सोने से पहले वे अपनी दिव्य आत्मा की शक्ति को बढ़ाने के लिए आध्यात्मिक साधना आरेख को देखते थे। यह उनके दैनिक जीवन का हिस्सा था। अचानक चू परिवार के इलाके के बाहर चुपचाप एक आकृति प्रकट हुई। एक अर्धचरणीय सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ। वह आधे सम्राट स्तर का शक्तिशाली योद्धा था। यद्यपि घुसपैठिया किनकियुन से काफी कमजोर था, फिर भी वह सोंग यिमिंग से कहीं अधिक शक्तिशाली था। वह सम्राट बनने के लगभग मुकाम पर पहुंच चुका था। यदि दक्षिणी क्षेत्र में स्वर्ग और पृथ्वी के नियम बहाल हो जाते तो दूसरे पक्ष के पास सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करने का मौका होता। अर्ध सम्राट स्तर का एक शक्तिशाली व्यक्ति पहले से ही दक्षिणी क्षेत्र के अग्रणी विशेषज्ञों में से एक माना जाता था। यह व्यक्ति चू परिवार के क्षेत्र में क्यों आया? वह क्या करना चाहता था? इसके अलावा आने वाले व्यक्ति के शरीर में एक बुरी शक्ति छिपी हुई थी। वह निस्संदेह एक विधर्मी साधक था। एक विधर्मी साधक जो अर्ध सम्राट स्तर का विशेषज्ञ था। चू जुबान के मन में एक अजीब सा विचार आया। क्या यह व्यक्ति दुष्ट शाही दरबार का दुष्ट राजा हो सकता है? क्या वह चू परिवार से व्यक्तिगत रूप से निपटने के लिए यहाँ आया था? हालांकि उनके मौजूदा कार्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि उनका इरादा यहाँ कोई बड़ा बवाल खड़ा करने का नहीं था। ऐसा लगता है कि वे चू परिवार को नष्ट नहीं करना चाहते थे, बल्कि उनके लिए उनकी कुछ अन्य योजनाएं थीं। दुष्ट राजा की ताकत को देखते हुए भले ही वह यहाँ बहुत हंगामा करे, फिर भी वह सुरक्षित रूप से वापस दुष्ट शाही दरबार में भागने में सक्षम होगा। आखिरकार महान किन राजवंश में किनकेयुन के अलावा कोई भी उनके समकक्ष नहीं था। इसके अलावा किनकेयुन चू काउंटी से बहुत दूर था। जब तक उसे यहाँ उसकी मौजूदगी की खबर मिलती तब तक वह बहुत पहले ही भाग चुका होता। इसलिए दुष्ट राजा के इतने सतर्क और संदिग्ध व्यवहार को देखते हुए उसके इस दौरे के पीछे कुछ और ही मकसद होना चाहिए था। असल बात तो यह थी कि वह चुपके से चू परिवार पर नियंत्रण करना चाहता था। जब दुष्ट राजा ने चू परिवार के क्षेत्र में प्रवेश किया और देखा कि चू परिवार के सभी रक्षक गहन स्तर पर थे तो उसे लगा कि वह अत्यधिक सतर्क था। एक साधारण चू परिवार भला उसके जैसे दुष्ट राजा का सामना कैसे कर सकता था? अगर घात लगाकर हमला हो भी जाए तो क्या होगा? उसे कौन रोक पाएगा? यदि महारानी किनकेयुन स्वयं हस्तक्षेप करती तो वह उनका मुकाबला नहीं कर पाता। फिर भी यदि वह भागना चाहता तो दूसरा पक्ष उसे रोक नहीं पाता। ये सोचकर दुष्ट राजा ने खुद को छिपाना बंद कर दिया।
इसके बजाय वह करते हुए बाहर निकल आया। वह सीधे चू परिवार के पैतृक निवास की ओर चल पड़ा। हालांकि अब वह पहले की तरह अत्यधिक सतर्क नहीं था, फिर भी दुष्ट राजा पहले से ही अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहता था। आखिरकार अगर दूसरों को पता चल जाता कि दुष्ट राजा चू परिवार से मिलने गया था, लेकिन चू परिवार को कोई नुकसान नहीं हुआ, तो लोग समझ जाते कि चू परिवार में कुछ गड़बड़ है। इस प्रकार भले ही दुष्ट राजा अकड़ते हुए आगे बढ़ रहा था, फिर भी पहरेदारों ने उसे नोटिस नहीं किया। उसके सामने एक छोटा सा आंगन था। दुष्ट राजा ने उस पर बस एक सरसरी नजर डाली और फिर उसे अनदेखा कर दिया। उसने आगे बढ़ने का इरादा किया। हालांकि उसका शरीर हिला और उसकी आंखों के सामने का दृश्य बदल गया। वह अचानक एक छोटे से आंगन में प्रकट हुआ। उसके सामने एक सुंदर युवक आराम से एक रिक्लाइनिंग कुर्सी पर बैठा था। उस युवक के बगल में एक खूबसूरत महिला नौकरानी के वेश में खड़ी थी और बड़े ही सलीके से चाय बना रही थी। गल्प। दुष्ट राजा ने एक घूंट लार ले ली। उसे लगा जैसे उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई हो और उसकी मांसपेशियां तुरंत तन गईं। इस समय वह बेहद घबराया हुआ था। कुछ ही क्षण पहले वह आंगन के बाहर चू परिवार के पैतृक निवास पर जाकर परिवार के मुखिया को अपने वश में करने और इस प्रकार गुप्त रूप से पूरे चू परिवार को नियंत्रित करने की तैयारी कर रहा था। हालांकि वह अचानक पलक झपकते ही इस आंगन में प्रकट हो गया था। असल बात तो यह थी कि उसे यह भी नहीं पता था कि वह आंगन के अंदर कैसे पहुंच गया। चू परिवार बेहद डरावना था। इस समय दुष्ट राजा की पीठ पर ठंडे पसीने की बूंदें दौड़ रही थीं और उसे बेहद पछतावा हो रहा था। उसने चू परिवार पर नियंत्रण करने का फैसला क्यों किया? ये सब उस कमीने कुंभू की गलती थी। जी हाँ, उसी ने उसका मूड खराब किया था और उसे अधीर और चिड़चिड़ा बना दिया था। इसीलिए वह गुस्से में चू परिवार के पास दौड़कर गया था। आराम कुर्सी पर बैठे युवक को देखकर दुष्ट राजा का शरीर तनावग्रस्त हो गया और वह एकदम सीधा खड़ा हो गया। वह कौन था? क्या वह चू क्योलुओ था? दुष्ट राजा को चू परिवार के उस असाधारण प्रतिभावान व्यक्ति का नाम याद आया जिसने कभी किन साम्राज्य पर प्रभुत्व जमाया था और पूरे दक्षिणी क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त की थी। फिर सोचने पर दुष्ट राजा को लगा कि कुछ गड़बड़ है। चू क्योलुओ वाकई प्रतिभाशाली था, लेकिन उसकी उम्र कितनी थी? वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता था? वह चाहे कितना भी भयानक क्यों न हो, वह अधिक से अधिक सम्राट के आधे स्तर तक ही पहुंच सकता था। इसके अलावा क्या चू क्योलुओ और उसकी पत्नी लापता नहीं हो गए थे? क्या वे लापता होने से पहले शून्य क्षेत्र के शिखर पर नहीं थे? महान कियान राजवंश की कार्यशैली को देखते हुए यदि चू क्योलुओ को एकता के क्षेत्र में प्रवेश करना होता तो उसे महान कियान राजवंश में ही जाना पड़ता। इसलिए उसके सामने खड़ा व्यक्ति निश्चित रूप से चू क्योलुओ नहीं था। वह जवान दिखता था, लेकिन क्या वह वास्तव में एक बुरा राक्षस था? दुष्ट राजा थोड़ा घबरा गया था। पलायन। उसने तुरंत इस विचार को मन से निकाल दिया। दूसरे पक्ष ने चुपचाप उसे, जो सम्राट पद के आधे स्तर पर था, प्रांगण में ले आया था। चाहे कुछ भी हो जाए, वह दूसरे पक्ष के चंगुल से बच नहीं पाएगा। चू जुबान ने जम्हाई ली। उसने भयभीत दुष्ट राजा की ओर देखा और कहा, दुष्ट राजा। दुष्ट राजा का शरीर कांप उठा। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे दया की भीख मांगनी चाहिए? मैं दुष्टों का राजा हूं। क्या उसके लिए दया की भीख मांगना शर्मनाक नहीं होगा? फिर भी एक बूढ़े राक्षस से दया की भीख मांगना वास्तव में शर्मनाक नहीं था। पल भर में दुष्ट राजा के विचार तेजी से बदल गए। उसने झुककर कहा, जी हाँ, मैं वरिष्ठ को प्रणाम करता हूँ। तुम यहाँ क्यों हो? मैं चू परिवार के मुखिया से मिलने आया हूँ। दुष्ट राजा ने जल्दबाजी में झूठ बोला। चू जुबान ने अपनी आंखें घुमाई। क्या दुष्ट शाही दरबार का महान दुष्ट राजा आधी रात को चुपके से उस बूढ़े चू तियानमिंग से मिलने आया था? वह किसे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा था? हम्फ। चू जुबान ने केवल ठंडे स्वर में नाक सिकुड़ी। दुष्ट राजा इतना भयभीत हो गया कि उसका शरीर कांपने लगा और उसने जल्दी से कहा, इस जूनियर को अपनी औकात का पता नहीं था और यह चू परिवार पर राज करना चाहता था। कृपया मेरी जान बख्श दीजिए, सीनियर। उनकी गरिमा महत्वपूर्ण थी, लेकिन उनके जीवन जितनी महत्वपूर्ण नहीं थी। आखिरकार उसे बार बार अपमानित किया जा चुका था, जिससे वह इतिहास के सभी दुष्ट राजाओं में सबसे अधिक अशोभनीय बन गया था। इसलिए उन्हें थोड़ी और प्रतिष्ठा खोने से कोई आपत्ति नहीं थी। दुष्ट राजा ने स्वयं को सांत्वना दी। चू जुबान ने अपनी आंखें सिकुड़ी और कुछ देर सोचने के बाद पूछा, क्या आप महान किन सम्राट के बारे में जानते हैं? दुष्ट शाही दरबार बहुत लंबे समय से अस्तित्व में था, शायद राक्षसों के साथ हुए महान युद्ध से भी पहले। हालांकि इसे सही मायने में प्रसिद्धि प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही मिली। महान कियान राजवंश भी इसके उदय को दबा नहीं सका, बल्कि इसके द्वारा ही दबा दिया गया। इससे पता चलता है कि शाही दरबार कितना दुष्ट था। वर्तमान दुष्ट राजा और दक्षिणी क्षेत्र के शीर्ष विशेषज्ञों में से एक होने के नाते वह निश्चित रूप से कई रहस्यों को जानता था। दुष्ट राजा चौंक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दूसरे पक्ष ने यह प्रश्न क्यों पूछा। मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, मुझे बताओ कि तुम क्या जानते हो। हाँ, दुष्ट राजा ने सिर हिलाया और अपने विचारों को व्यवस्थित करने के बाद कहा, मैंने एक प्राचीन पुस्तक में पढ़ा था कि महान किन सम्राट ने दक्षिणी क्षेत्र को एकीकृत किया और महान किन साम्राज्य की स्थापना की, जो उत्तरी क्षेत्र का सबसे बड़ा साम्राज्य था। चू जुबान आश्चर्यचकित था। उसने सोचा था कि दुष्ट राजा को अधिक जानकारी होगी, लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ कि दूसरे पक्ष को ज्यादा जानकारी नहीं थी। दुष्ट राजा को केवल इतना पता था कि महान किन सम्राट ने दक्षिणी क्षेत्र को एकीकृत किया था और उत्तरी क्षेत्र में सबसे बड़े साम्राज्य की स्थापना की थी। आखिरकार उत्तरी क्षेत्र के अन्य क्षेत्र अभी तक एकीकृत नहीं हुए थे, इसलिए अब जब दक्षिणी क्षेत्र एकीकृत हो गया था तो महान किन साम्राज्य स्वाभाविक रूप से उत्तरी क्षेत्र का सबसे बड़ा साम्राज्य बन गया। चूंकि उन्हें महान किन सम्राट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई, इसलिए चू जुबान ने अपना ध्यान इस ओर मोड़ा, आप असुर प्राचीन भूमि के बारे में कितना जानते हैं? ज्यादा नहीं। दुष्ट राजा घबरा गया। उसे इन प्राचीन रहस्यों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। अगर दूसरे पक्ष को लगे कि वह बेकार है और उसे थप्पड़ मारकर जान से मार दे तो क्या होगा? बोलना। हाँ, दुष्ट राजा के माथे से ठंडा पसीना टपक रहा था। उसने पसीना पोंछने के लिए हाथ उठाने की हिम्मत नहीं की और झुकी हुई मुद्रा में ही बैठा रहा, यहां तक कि गहरी सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की।
ऐसी अफवाह है कि असुरों की प्राचीन भूमि वह युद्ध क्षेत्र थी जहां राक्षस जाति ने दक्षिणी क्षेत्र पर आक्रमण किया और युद्ध शुरू किया। क्योंकि युद्ध में भाग लेने वाले सभी लोग स्वर्गलोक के विशेषज्ञ थे, इसलिए लड़ाई इतनी तीव्र हो गई कि दक्षिणी क्षेत्र की ऊर्जा रेखाएं ध्वस्त हो गईं, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी के नियम बाधित हो गए। ये भी खबर है कि असुर प्राचीन भूमि 20 से 30 वर्षों में खुल जाएगी। इतना कहने के बाद दुष्ट राजा ने घबराकर चूजुवान की ओर देखा। उस दुष्ट शाही दरबार के पास और कौन कौन से विशेषज्ञ हैं? चूजुवान सोचने लगा, किस विशेषज्ञ ने इस दुष्ट शाही दरबार की स्थापना की थी? वर्तमान में दक्षिणी क्षेत्र की सभी शीर्ष शक्तियों के पीछे उनके समर्थक थे। या तो उन्हें अन्य शक्तियों का समर्थन प्राप्त था, या उन्होंने असुर प्राचीन भूमि के लिए एक योजना तैयार कर रखी थी। इनमें से कुछ प्रमुख बलों की वे शाखाएं थीं जो अपने गुटों के पुनर्निर्माण के लिए दक्षिणी क्षेत्र छोड़कर चली गई थीं। मेरे अलावा मेरे चाचा भी हैं, हालांकि वे हमेशा एकांत साधना में लीन रहते हैं। दुष्ट राजा एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन अंत में उसने ईमानदारी से जवाब देने का विकल्प चुना। दूसरे पक्ष की भयावह शक्ति को देखते हुए यदि वह वास्तव में दुष्ट शाही दरबार को नष्ट करना चाहता है तो वे प्रतिरोध करने में भी सक्षम नहीं होंगे। ऐसे में उसके लिए ईमानदारी से जवाब देना ही बेहतर होगा। उसका जीवित रहना या मरना पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर था। चूजुवान समझ गया, उसका चाचा पूर्व दुष्ट राजा था और दुष्ट शाही दरबार का सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ था। बाहरी दुनिया में यह अफवाह भी फैल रही थी कि उसने किसी गुप्त तकनीक के जरिए सम्राट के क्षेत्र में सफलतापूर्वक प्रवेश कर लिया है। उन सभी सवालों को पूछने के बाद चूजुवान ने अपना हाथ हिलाया और ऊर्जा की एक धारा दुष्ट राजा के शरीर में प्रवेश कर गई। उसी समय उसने दुष्ट राजा पर आत्मा की मुहर लगा दी। दुष्ट शाही दरबार के दुष्ट राजा को नियंत्रित करना कभी कभी काम आ सकता है। वापस जाओ और उस दुष्ट शाही दरबार का पुनर्गठन करो। चूजुवान ने अपना हाथ हिलाया। जी महाराज, दुष्ट राजा ने आदरपूर्वक कहा। वह अंदर ही अंदर घबरा रहा था। क्या उसे यूं ही काबू में कर लिया गया था? इससे भी अधिक दुखद बात यह थी कि उसने अपनी मानसिक स्पष्टता और चेतना को बरकरार रखा था, लेकिन वह चूजुवान की इच्छा का विरोध करने में असमर्थ था। इसके अलावा वह अपने सामने खड़े इस बुरे राक्षस के प्रति वास्तव में आदर और श्रद्धा से भरा हुआ था। वह उसका विरोध करने का जरा सा भी विचार नहीं कर पा रहा था। दुष्ट राजा को अपनी चेतना खोना स्पष्ट मन होने से कहीं अधिक पसंद था। वह भली भांति जानता था कि उसे नियंत्रित किया जा रहा है, फिर भी वह विरोध करने में असमर्थ था। यह विरोधाभास उसे लगातार पीड़ा दे रहा था। दुष्ट राजा चला गया, उससे पहले चूजुवान ने उसे एक संचार जैद ताबीज फेंका ताकि वह संपर्क में रह सके। साथ ही उसने दुष्ट राजा से कहा कि उसके लौटने के बाद वह दुष्ट शाही दरबार को साफ कर दे। ये कैसे किया जाएगा, इस बारे में दुष्ट राजा के अपने विचार थे। चूजुवान ने अपनी ऊर्जा के साथ साथ आत्मा बीज की मुहर भी दुष्ट राजा के शरीर में स्थापित कर दी थी। यदि बुरा दुष्ट राजा एकांतवास से बाहर आता तो ऊर्जा तुरंत सक्रिय हो जाती, जिससे वह दब जाता और आत्मा बीज की मुहर उसके शरीर में स्थापित हो जाती। उसने दुष्ट राजा को पुराने दुष्ट राजा को धोखा देने के लिए मजबूर नहीं किया। इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। वह इसे भाग्य पर छोड़ देगा। दुष्ट राजा अभी सम्राट स्तर तक भी नहीं पहुंचा था, इसलिए वह चूजुवान का ध्यान आकर्षित करने के योग्य नहीं था। उसने बड़ी चतुराई से दुष्ट राजा को वश में कर लिया था। शायद असुरों का प्राचीन लोक खुलने पर यह मोहरा काम आ जाए। दुष्ट राजा के चू परिवार के क्षेत्र से चले जाने के बाद उसने अंततः राहत की सांस ली। उसकी जान बच गई थी। हालांकि अब से दुष्ट राजा किसी और का सेवक बन गया था। ये सब चांग जियानफेंग की गलती थी। उनकी खुफिया जानकारी जुटाने की कोशिश बुरी तरह विफल रही। ... वह स्वयं चू परिवार के क्षेत्र में गया था और लगभग अपनी जान गंवा बैठा था। दुष्ट शाही दरबार बहुत कमजोर था और सभी विधर्मी साधक कमीने उससे नाराज थे। वापस लौटने के बाद वह निश्चित रूप से उनसे बेरहमी से निपटेगा। इसके बाद दुष्ट राजा सफलतापूर्वक दुष्ट शाही दरबार में लौट आया। दुष्ट शाही दरबार में लौटने पर उसने देखा कि कोई फिर से उसके महल में जबरदस्ती घुस रहा है। वह गुस्से से लगभग फट पड़ा। अगर ये कमीने लोग न होते जो हमेशा उसके महल में घुसकर उसकी गरिमा को बेरहमी से चुनौती देते थे और उसे चिड़चिड़ा बना देते थे, तो वह छोटे से चू परिवार के हाथों में न पड़ता। इस विचार को मन में रखते हुए दुष्ट राजा ने आसपास के विधर्मी साधकों को देखा और महसूस किया कि ये लोग अत्यंत घृणित हैं। वे तो मौत के ही हकदार थे। इस दुष्ट शाही दरबार को साफ करने का काम इन्हीं कमीनों से शुरू होगा। इस समय दुष्ट राजा के महल के बाहर कई विधर्मी साधक देख रहे थे। जैसे जैसे दुष्ट राजा के महल में घुसपैठ करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे इससे पहले जैसी कोई बड़ी हलचल नहीं मचती थी। दुष्ट राजा के महल के पहरेदार भी इसके प्रति उदासीन हो चुके थे। अब जब उन्होंने किसी को दुष्ट राजा के महल में जबरदस्ती घुसते देखा तो उन्होंने केवल प्रतीकात्मक रूप से उनका पीछा किया। उनका उन्हें मारने का कोई इरादा नहीं था। दुष्ट राजा के महल में जबरदस्ती घुसने वाले लोग भी चतुर थे। उन्होंने पहरेदारों के साथ कुछ हाथापाई की और फिर द्वार तोड़कर एक मोड़ लेते हुए वहां से चले गए। उन दोनों के बीच एक मौन सहमति थी। दुष्ट राजा के महल में जबरदस्ती घुसना अब निश्चित मृत्यु का मामला नहीं रह गया था। अब दुष्ट राजा के महल में घुसपैठ करना उन विधर्मी साधकों के लिए एक अनिवार्य गतिविधि बन गई थी जो अभी अभी दुष्ट शाही दरबार की राजधानी में पहुंचे थे। यदि वे राजधानी आकर दुष्ट राजा के महल में जबरदस्ती प्रवेश नहीं करते तो उन्हें यह स्वीकार करने में शर्मिंदगी होती कि वे राजधानी आए थे। उनका कायरों के रूप में उपहास किया जाता। जहां तक दुष्ट राजा की गरिमा और प्रतिष्ठा का सवाल है, अब बहुत कम लोग इसकी परवाह करते थे। यही दुष्ट राजा के क्रोधित होने का मुख्य कारण था। अब वह अतीत के सभी दुष्ट राजाओं में सबसे कम गरिमा वाला दुष्ट राजा माना जाता था। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कई विधर्मी साधकों को मार डाला था, लेकिन वे न केवल विधर्मी साधकों को डराने में विफल रहे, बल्कि मारे गए लोगों को इसके बजाय गौरवशाली शहीदों के रूप में माना गया। ऐसा लग रहा था मानो दुष्ट राजा के महल में जबरदस्ती घुसना और उसे व्यक्तिगत रूप से हमला करने के लिए आकर्षित करना एक गौरवशाली मृत्यु थी। यही कारण था कि दुष्ट राजा ने हमला करना बंद कर दिया था। इस समय दुष्ट राजा बाहर से राजधानी लौट आया था।
उसने अपने महल में बहादुरी से घुसने वाले विधर्मी साधकों और साथ ही वहां मौजूद तमाशाबीनों की भीड़ को देखा। पहली बार उसे समझ आया कि इतने सारे लोगों के एक के बाद एक दुष्ट राजा के महल में घुसने का कारण दर्शकों की प्रशंसा ही थी। वे सभी मरने के लायक थे। इस समय दुष्ट राजा की हत्या करने की मंशा उग्र हो गई। दुष्ट शाही दरबार में अफरा तफरी मची हुई थी। अब सब कुछ ठीक करने का समय आ गया था। वह इसे एक वास्तविक साम्राज्य की तरह कैसे बना सकता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि विधर्मी साधकों द्वारा गठित साम्राज्य निश्चित रूप से एक उचित साम्राज्य नहीं होगा। चू जुबान ने उसे दुष्ट शाही दरबार को साफ करने का आदेश दिया था। यह एक सर्वमान्य आदेश था। दुष्ट राजा ने विधर्मी साधकों को अपने महल में घुसते हुए देखा और सफाई अभियान शुरू करने का स्थान निर्धारित किया। क्या आपको लगता है कि इस बार दुष्ट राजा स्वयं कोई कदम उठाएगा? ये कैसे संभव है? इस बार दुष्ट राजा के महल में घुसपैठ करने आए लोग तो केवल शून्य क्षेत्र तक ही पहुंच पाए हैं। वे दुष्ट राजा को कार्रवाई करने के लिए कैसे उकसा सकते हैं? बिल्कुल सही। अगर दुष्ट राजा अब कोई कदम उठाता है तो ये बहुत ही अपमानजनक होगा। भले ही वे मर जाएं, फिर भी यह सार्थक होगा। आखिरकार शून्य लोक के एक साधारण विशेषज्ञ का दुष्ट राजा के हाथों मरना गौरवशाली है। वहां मौजूद लोग आपस में चर्चा कर रहे थे। दुष्ट राजा का क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। गरिमापूर्ण, मैं अपनी इज्जत कैसे बचा पाऊंगा? मुझे अपनी गरिमा वापस हासिल करनी होगी। भाड़ में जाओ। दुष्ट राजा ने उन पहरेदारों को देखा जो घुसपैठियों से लड़ने का नाटक कर रहे थे। वह अपने गुस्से को और नहीं रोक सका। उसे आज नरसंहार शुरू करना ही था। बूम! अचानक एक खून से लाल हथेली आगे बढ़ी और दोनों तरफ पकड़ लिया। उस शक्तिशाली आभा ने सभी विधर्मी साधकों को इतना भयभीत कर दिया कि उनके चेहरे के भाव पूरी तरह से बदल गए। दुष्ट राजा ने चाल चली। क्या हो रहा है? क्या दुष्ट राजा ने कोई चाल चली है? भीड़ में मौजूद कुछ लोगों को लगा कि कुछ गड़बड़ है और वे चुपचाप वहां से चले गए। खून से लाल हथेली ने मुट्ठी भींची और दोनों तरफ कुचलकर मार डाला। दुष्ट राजा को पहरेदारों को कुचलकर मारते देख वहां मौजूद लोगों के चेहरे के भाव बदल गए। हालांकि उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिरकार पहरेदारों ने अपने कर्तव्यों का पालन करने में बहुत लापरवाही बरती थी, इसलिए दुष्ट राजा का उन पर क्रोधित होना स्वाभाविक था। दुष्ट राजा की आकृति दुष्ट राजा के महल के प्रवेश द्वार पर प्रकट हुई और उसने भीड़ का जायजा लिया। दुष्ट राजा को नमस्कार। वहां मौजूद लोगों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि कोई आपदा आने वाली है। दुष्ट राजा को प्रकट होते देख सबने झुककर उसका अभिवादन किया। आखिरकार वह दुष्ट राजा और दुष्ट शाही दरबार का वर्तमान नेता था। उन्हें उसका उचित सम्मान देना ही था। हालांकि उन्हें लगा कि यह दुष्ट राजा इतिहास का सबसे अशोभनीय राजा था। क्या तुम अब भी मुझे दुष्ट राजा के रूप में देखते हो? दुष्ट राजा ने व्यंग्य करते हुए अचानक दहाड़ लगाई। तुम सब मरने के लायक हो। बूम! एक अर्धचरणीय सम्राट स्तर के विशेषज्ञ की आभा प्रकट हुई। उसने अपना हाथ उठाया और भीड़ की ओर थप्पड़ मारा। बूम! पल भर में 10 से अधिक विधर्मी साधकों की मृत्यु हो गई। बाकी लोग भयभीत हो गए और भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन दुष्ट राजा इतना क्रोधित था कि वह उन्हें किसी भी कीमत पर भागने नहीं देगा। इसी क्षण उसका काल्पनिक क्षेत्र सक्रिय हो गया और उसके हाथ में खून से लाल रंग की एक लंबी तलवार प्रकट हो गई। वूश! खून की तरह लाल रंग की एक तेज रोशनी निकली और पलक झपकते ही दर्जनों लोगों की जान ले ली। दुष्ट राजा का काल्पनिक साम्राज्य वास्तविक सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञों की तुलना में बहुत कमजोर था, लेकिन कि उनके झूठे साम्राज्य से भी कहीं अधिक कमजोर था। हालांकि सत्य के दायरे में और उससे नीचे के लोगों को दबाने के लिए इसका इस्तेमाल करना उसके लिए बहुत आसान था। महाराज, आप क्या कर रहे हैं? सब लोग घबरा गए। क्या तुम्हें आखिरकार एहसास हो गया है कि अब मैं तुम्हारा राजा हूं? दुष्ट राजा की आंखों में रक्त पिपासा की चमक थी। खून से लथपथ तलवार बार बार वार करती रही, जिससे वहां मौजूद लोग मारे गए। जीवन मरण के संकट का सामना करते हुए कोई भी हाथ पर हाथ धरकर मौत का इंतजार नहीं करेगा। हर कोई जवाबी कार्रवाई करने लगेगा। दुष्ट राजा के महल में जबरन घुसने का चलन इतने लंबे समय से चल रहा था कि अब वहां मौजूद दर्शकों में ज्यादा विशेषज्ञ नहीं थे। वहां सत्य क्षेत्र के कुछ ही विशेषज्ञ उपस्थित थे और उनमें से 10% से भी कम एकता स्तर तक पहुंच चुके थे। उनमें से अधिकांश शून्य स्तर के साधक या उससे नीचे के स्तर के थे। इनमें से सबसे अधिक संख्या में वे लोग थे जो गहन लोक और आध्यात्मिक लोक में थे। वे दुष्ट राजा के हमलों का सामना कैसे कर सकते थे? महज एक पल में उनमें से 1/3 लोग मारे गए। दुष्ट राजा के इस प्रचंड प्रकोप ने स्वाभाविक रूप से राजधानी को हिलाकर रख दिया। विभिन्न गुटों के कई विशेषज्ञ जल्दबाजी में दौड़ पड़े। आखिरकार भीड़ में उनके गुट के कुछ लोग मौजूद थे और यहां तक कि वहां उपस्थित विशेषज्ञों के कुछ प्रत्यक्ष वंशज भी थे। महामहिम, कृपया दया दिखाएं। भाड़ में जाओ। दुष्ट राजा ने सीधे अपनी तलवार से वार किया और उस विशेषज्ञ को मौके पर ही मार डाला। वहां पहुंचे अन्य विशेषज्ञों के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। क्या दुष्ट राजा पागल हो गया था? जल्दी आओ, दुष्ट राजा पागल हो गया है। दुष्ट सेनापतियों, जनरलों और योद्धाओं सहित विभिन्न गुटों के असंख्य विशेषज्ञ जल्दबाजी में वहां पहुंचे। उन्हें दुष्ट राजा को उसके नरसंहार को जारी रखने से रोकना था। यह जानना जरूरी था कि राजधानी में मौजूद विधर्मी साधक सभी कुलीन वर्ग के थे। यदि उनमें से बहुतों को मार दिया जाता तो इससे दुष्ट शाही दरबार की समग्र शक्ति प्रभावित होती। यहां तक कि महान कियान राजवंश द्वारा उनका दमन भी किया जा सकता है। महामहिम, आप हत्याएं जारी नहीं रख सकते। एक दुष्ट सेनापति उसे रोकने के लिए दौड़ पड़ा। भाड़ में जाओ। दुष्ट राजा ने सीधे अपनी तलवार से वार किया। कमीने, ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने बार बार इस राजा की गरिमा को चुनौती दी है, लेकिन तुम उन्हें मारने के लिए नहीं आए। फिर भी जब मैंने ऐसा किया तो तुम मुझे मनाने के लिए सक्रिय रूप से सामने आए। इस अन्याय को ठीक से सुधारा जाना चाहिए। उस दुष्ट सेनापति के चेहरे के भाव में अचानक बहुत बड़ा बदलाव आया। धिक्कार है। क्या दुष्ट राजा सचमुच पागल हो गया था? उसने तुरंत हमले को रोक दिया। एक दुष्ट सेनापति होने के नाते उसकी साधना सत्य के शिखर पर होनी ही थी, अन्यथा वह दुष्ट शाही दरबार के शीर्ष विशेषज्ञों में से एक नहीं बन सकता था।
हालांकि दुष्ट राजा शक्तिशाली था, फिर भी उसके लिए दुष्ट सेनापति को एक ही झटके में मार गिराना असंभव था। बूम! लड़ाई और भी तीव्र हो गई। महामहिम, कृपया रुक जाए। हम इस तरह से लड़ना जारी नहीं रख सकते। एक के बाद एक दुष्ट सेनापति और दुष्ट योद्धा दौड़ पड़े और दुष्ट राजा के पागलपन भरे हमलों का मुकाबला करने के लिए एकजुट हो गए। सबको ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्होंने कोई मक्खी खा ली हो। दुष्ट राजा अचानक पागल क्यों हो गया? क्या आप सब विद्रोह कर रहे हैं? दुष्ट राजा का क्रोध बढ़ता ही गया और उसके हमले और भी भयंकर होते चले गए। दुष्ट शाही दरबार के सभी विशेषज्ञ पीले पड़ गए और उन्होंने दुष्ट राजा के हमलों का प्रतिरोध करने की पूरी कोशिश की। यदि यह मामला इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो क्या पूंजी की अभी भी आवश्यकता होगी? दूर से और भी दुष्ट योद्धा दौड़कर आ गए। ये देखकर वे जल्दी से दुष्ट राजा के महल में घुस गए और दुष्ट राजा के वंश के विशेषज्ञों से दुष्ट राजा को समझाने का अनुरोध किया। अगर ये लड़ाई जारी रही तो इसके परिणाम अकल्पनीय होंगे। किसी दुष्ट योद्धा, दुष्ट सेनापति या यहाँ तक कि दुष्ट कमांडर की मृत्यु या यहाँ तक कि उनके गंभीर रूप से घायल होने से भी दुष्ट शाही दरबार की समग्र शक्ति प्रभावित होगी। दुष्ट राजा के वंश के विशेषज्ञ भी उसे समझाने के लिए तुरंत वहां पहुंचे। हालांकि दुष्ट राजा और भी क्रोधित हो गया। उसे लगा कि दुष्ट राजा के रूप में उसकी सारी प्रतिष्ठा पूरी तरह से नष्ट हो गई है। इन कमीनों ने उस पर हमला करने की हिम्मत भी की। विशेषज्ञों के चेहरे बिगड़ गए। वे केवल हाथ जोड़कर दुष्ट राजा के हमलों को रोकने और उसे अस्थायी रूप से नियंत्रित करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। दुष्ट राजा क्रोधित हो उठा। उसकी अर्ध सम्राट स्तर की साधना पूरी तरह से प्रदर्शित हो गई। सभी लोग गंभीर हो गए। वह बहुत शक्तिशाली था। अगर वे जरा भी लापरवाही बरतते तो चाहे कितने भी विशेषज्ञ मिलकर काम करें, वे मारे जा सकते थे या घायल हो सकते थे। दुष्ट राजा के महल के पूर्वी प्रांगण में एक पीले चेहरे वाला शैतानी आभा लिए हुए एक युवक मंडप में बैठा धुन गुनगुना रहा था। एक आकृति ऊपर से उड़ती हुई गुजरी। महामहिम, कृपया जाए और महामहिम को मनाए। उस छोटे दुष्ट राजा ने उस व्यक्ति की ओर एक नजर डाली। यह शाही दरबार के उन दुष्ट योद्धाओं में से एक था जो दुष्ट राजा के वंश से संबंधित था। तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? जाओ और किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जो मेरे पिता को काबू में कर सके। वह दुष्ट योद्धा असहाय था, इसलिए उसके पास दुष्ट राजा के वंश के शक्तिशाली योद्धाओं के साथ मिलकर बूढ़े दुष्ट राजा से एकांतवास से बाहर आने का अनुरोध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उस छोटे दुष्ट राजा ने आह भरी और महल के बाहर चल रहे युद्ध को देखा। वह बुदबुदाया, मैंने तुमसे कहा था, जब तुम बुरी तकनीकों का अभ्यास करते हो तो दिमाग खराब होना आम बात है। देखो, अब एक समस्या खड़ी हो गई है। सौभाग्य से मैं बुरी तकनीकों का अभ्यास नहीं करता। उस छोटे दुष्ट राजा को लगा कि सौभाग्य से उसने उस समय सही निर्णय लिया था। अगर वह भी दुष्टतापूर्ण तकनीकों का अभ्यास करता तो एक दिन उसके दिमाग में समस्याएं पैदा हो सकती थीं। कोई इधर आओ। उसके सामने काले वस्त्र पहने एक आकृति प्रकट हुई। महारानी, मछलियों को खाना खिलाने का समय हो गया है। हाँ, कुछ ही समय बाद काले कपड़े पहने हुए व्यक्ति के हाथों में 16 या 17 वर्ष की एक महिला दिखाई दी। महिला का चेहरा पीला पड़ गया था और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह छोटा दुष्ट राजा खड़ा हुआ और उसने स्त्री की गर्दन पकड़कर उसे ऊपर उठा लिया। वह मंडप के किनारे की ओर चला गया और नीचे स्थित मछली के तालाब को देखने लगा। मछली के तालाब में खून जैसे लाल रंग की आकृतियां तैर रही थीं। पानी की सतह पर नुकीले दांतों वाली खून जैसे लाल रंग की अजीबोगरीब मछलियां दिखाई दी, जिनके बर्फ जैसे सफेद दांत नजर आ रहे थे। फाड़ना। उस छोटे दुष्ट राजा ने स्त्री की एक भुजा फाड़ दी। ताजा खून बह निकला और मछली के तालाब में जा गिरा। भुजा भी पानी में फेंक दी गई। छप छप। खून जैसे लाल रंग की उस अजीब मछली ने पागलों की तरह खाना चट कर लिया। जिस महिला को उसने गर्दन से पकड़ रखा था, वह दर्द भरी चीखें मारती रही और लगातार अपने शरीर को मरोड़ती रही। उस छोटे दुष्ट राजा के चेहरे पर आनंद का भाव था जब उसने स्त्री के अंगों को नोचकर उसके मांस को मछलियों के भोजन के लिए पानी में फेंक दिया। उसी समय वह महल के बाहर हो रहे युद्ध को देख रहा था। आह, तुम किस तरह की बुरी तकनीक का अभ्यास कर रहे हो? इसका अभ्यास करते करते तुम्हारा दिमाग पहले ही खराब हो चुका है। तुम बार बार पागल हो जाते हो। काले कपड़े पहने उस आदमी का पूरा शरीर तनावग्रस्त हो गया। उसने मछलियों को खाना खिलाने का दृश्य अनगिनत बार देखा था, लेकिन फिर भी हर बार उसके दिल में एक सिहरन दौड़ जाती थी। उस छोटे दुष्ट राजा की बातें सुनकर उसके मन में बस एक ही विचार आया। उस छोटे दुष्ट राजा का दिमाग सचमुच खराब हो गया था। दुष्टता के मामले में उस छोटे दुष्ट राजा की बराबरी कौन कर सकता था? उस दुष्ट शाही दरबार में शायद उससे ज्यादा निर्दयी, दुष्ट और विकृत कोई नहीं था। उसने एक जीवित व्यक्ति के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसे मछलियों को खिला दिया। इतना ही नहीं, वह व्यक्ति बेहोश नहीं हुआ और पूरे समय होश में रहा। उनकी दयनीय चीखें उस छोटे दुष्ट राजा के कानों को सुंदर धुनों जैसी लग रही थीं। मैं अब राजधानी में और नहीं रह सकता। उस छोटे दुष्ट राजा ने शव के शेष भाग को तालाब में फेंक दिया और काले वस्त्र पहने व्यक्ति को महल से बाहर ले गया। दुष्ट राजा के महल की गहराई में लोगों का एक समूह एक भूमिगत महल के सामने घुटने टेक कर बैठा था। भूमिगत महल वह स्थान था जहां बूढ़ा दुष्ट राजा एकांतवास में रहता था। काफी देर बाद भूमिगत महल से एक पुरानी और राजसी आवाज सुनाई दी। क्या बात, दुष्ट राजा पागल हो गया है और विशेषज्ञों का नरसंहार कर रहा है। आगे बैठे बूढ़े व्यक्ति ने बेबसी से कहा। वह दुष्ट राजा के वंश से था और दुष्ट राजा का चाचा था। बूम। भूमिगत महल का दरवाजा खुल गया। एक लंबा और मजबूत कदकाठी वाला व्यक्ति बाहर निकला। एक भयंकर आभा उमड़ पड़ी, जिससे घुटनों के बल बैठे लोग भयभीत हो गए और पीछे हटने को मजबूर हो गए। वह बूढ़ा दुष्ट राजा एकांतवास से बाहर आ गया था। बूढ़े दुष्ट राजा ने महल के बाहर चल रहे युद्ध को देखने के लिए अपना सिर उठाया। ये तो दिन ब दिन और भी ज्यादा शर्मनाक होता जा रहा है। वह बूढ़ा दुष्ट राजा क्रोधित हो गया। उन्होंने अपना जीवन साधना में समर्पित कर दिया था, लेकिन दक्षिणी क्षेत्र में स्वर्ग और पृथ्वी के नियम बिगड़ गए थे, इसलिए वे सम्राट स्तर तक नहीं पहुंच सके। वह दक्षिणी क्षेत्र छोड़ना चाहता था, लेकिन उसे रोक दिया गया था, इसलिए उसके पास एकांत में जाकर किसी गुप्त तकनीक से सफलता प्राप्त करने की कोशिश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने दुष्ट राजा का पद अपने भतीजे को सौंप दिया। उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि एकांतवास में जाने के कुछ ही समय बाद ऐसी हास्यास्पद घटना घटित होगी। वह हिला और महल के बाहर प्रकट हुआ। रुको, बूढ़े दुष्ट राजा ने क्रोधित होकर चिल्लाया। सब लोग रुक गए। दुष्ट राजा के चेहरे का भाव एकदम बदल गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि बूढ़ा दुष्ट राजा एकांतवास से बाहर आएगा। यह जानना जरूरी था कि उसके शरीर में एक ऐसी शक्ति छिपी हुई थी जिसका उद्देश्य उस पुराने दुष्ट राजा को नियंत्रित करना था। चू जुबान ने उसे बूढ़े दुष्ट राजा को नियंत्रित करने के लिए नहीं कहा था, इसलिए दुष्ट राजा स्वाभाविक रूप से उसके चाचा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा। हालांकि उसे यह उम्मीद नहीं थी कि बूढ़ा दुष्ट राजा सचमुच एकांतवास से बाहर आ जाएगा। दुष्ट राजा का शरीर कांप उठा और शक्ति की एक धारा प्रकट हुई जिसने सीधे उस बूढ़े दुष्ट राजा पर दबाव डाला। शक्ति का यह प्रवाह शांत और ध्वनिहीन था। दुष्ट राजा के अलावा किसी और ने इसे महसूस नहीं किया। यहां तक कि उस बूढ़े दुष्ट राजा को भी शक्ति के अवतरण के क्षण ही इसका एहसास हुआ। तब तक उसके लिए प्रतिरोध करना बहुत देर हो चुकी थी। इसके अलावा उसकी ताकत के आगे उसके लिए प्रतिरोध करना असंभव था। पल भर में उसकी आत्मा में एक आत्मा का बीज चिन्ह स्थापित हो गया। चू जुबान ने इस आत्मा बीज मुहर पर अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग नहीं किया। दुष्ट राजा ने बूढ़े दुष्ट राजा की ओर देखा और बूढ़े दुष्ट राजा ने दुष्ट राजा की ओर। चाचा भतीजे की जोड़ी कुछ देर तक चुप रही। तुमने दुष्ट शाही दरबार के शक्तिशाली लोगों को क्यों मार डाला? उस बूढ़े दुष्ट राजा ने गहरी आवाज में पूछा। मैं इस दुष्ट शाही दरबार को साफ करना चाहता हूं, दुष्ट राजा ने गंभीर भाव से कहा। बूढ़ा दुष्ट राजा कुछ देर चुप रहा, फिर वह उठा और उस भूमिगत महल में लौट गया जहां वह एकांतवास में था। दूर से उसकी आवाज सुनाई दी, तो फिर इसे अच्छे से साफ कर लो। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद अंकल, दुष्ट राजा ने सिर झुकाकर कहा। दुष्ट सेनापतियों और दुष्ट योद्धाओं को एक बुरा आभास हो रहा था। क्या वह भ्रष्ट शाही दरबार को साफ करना चाहता था? कैसे? इसके अलावा उस बूढ़े दुष्ट राजा ने भी इसका समर्थन किया। अब उस दुष्ट राजा को कौन रोक सकता था? दुष्ट शाही दरबार के उच्च अधिकारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें आभास हो गया था कि आने वाले दिन कठिन होंगे। दुष्ट राजा ने तेजी और निर्णायकता से कार्रवाई की। उसने किसी भी असंतोष को दबा दिया और दुष्ट शाही दरबार का पुनर्गठन किया। अंततः एक दुष्ट राजा के रूप में अपनी गरिमा को पुनः प्राप्त कर लिया। असंख्य विधर्मी साधकों के नाखुश होने का कारण यह था कि दुष्ट राजा ने वास्तव में कानूनों की एक श्रृंखला पेश की थी जिसने विधर्मी साधकों पर कई प्रतिबंध लगा दिए थे। वहां इतने ज्यादा नियम कानून थे कि वे महान कियान राजवंश के कानूनों से भी कहीं ज्यादा सख्त और प्रतिबंधात्मक थे। ये तो सरासर हास्यास्पद था। वे विधर्मी साधक थे तो इतने सारे कानूनों की क्या आवश्यकता थी? हालांकि बूढ़े दुष्ट राजा ने भी इसका समर्थन किया, जिसके कारण दुष्ट शाही दरबार के कई उच्च अधिकारियों को लगा कि बूढ़े दुष्ट राजा और दुष्ट राजा दोनों ही अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। वे उन दोनों को मनाने के लिए उस छोटे दुष्ट राजा को ढूंढना चाहते थे, लेकिन वह छोटा दुष्ट राजा पहले ही दुष्ट शाही दरबार छोड़ चुका था। इसलिए उन्हें इसे बर्दाश्त करने के अलावा कोई चारा नहीं था। शायद जब दुष्ट राजा का क्रोध शांत हो जाएगा तो कानूनों और नियमों को निरस्त कर दिया जाएगा। यदि दुष्ट शाही दरबार के नए कानून का विरोध करने वाले लोग थे तो स्वाभाविक रूप से उसका समर्थन करने वाले भी होंगे। उदाहरण के लिए समाज के सबसे निचले पायदान पर मौजूद और कमजोर साधक। नए कानूनों के तहत उन्हें अधिक सुरक्षा प्राप्त करने और आगे बढ़ने और प्रगति करने के अधिक अवसर मिलेंगे। चू जुबान ने दुष्ट राजा से केवल अनौपचारिक रूप से दुष्ट शाही दरबार का पुनर्गठन करने का अनुरोध किया था। इस उद्देश्य की पूर्ति कैसे हुई इसकी उसे कोई परवाह नहीं थी। इस दुनिया में जहां बलवानों का वर्चस्व था वहां अच्छे कानूनों की कमी थी। अधिकांश राज्य केवल कुछ सरल नियम ही लागू करते थे और वे कानून शायद ही कभी कमजोरों के कल्याण की रक्षा या सुरक्षा करते थे। हालांकि अगर वे ऐसा कर भी लेते हैं तो भी ऐसे विशेषज्ञ हमेशा मौजूद रहेंगे जो नियमों की अवहेलना करेंगे और कमजोरों को मार डालेंगे। कानून लागू करने वाले अधिकारी आमतौर पर आंखें मूंद लेते थे और कमजोरों की खातिर ताकतवरों को नाराज नहीं करते थे। अगर महान कियान राजवंश भी ऐसा था तो शाही दरबार कितना दुष्ट रहा होगा। दुष्ट शाही दरबार के नए कानूनों ने कई गुटों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या दुष्ट राजा के दिमाग में कुछ गड़बड़ है। वह एक विधर्मी साधक था, फिर भी उसने कमजोरों की रक्षा के लिए इतने सख्त कानून बनाए थे और यहां तक कि एक कानून प्रवर्तन टीम भी गठित की थी। न्याय के प्रति उनकी भावना धर्मपरायणता के मार्ग से भी अधिक प्रबल थी। उनके परोपकारी और बुद्धिमानी भरे कार्य एक दुष्ट राजा के लिए अशोभनीय प्रतीत होते थे। यदि इन नए कानूनों को सख्ती से लागू किया जाता तो दुष्ट शाही दरबार अब दुष्ट नहीं रहता बल्कि निष्पक्ष और न्यायपूर्ण हो जाता। उनकी तुलना में महान कियान राजवंश अब दुष्ट प्रतीत होता था। दक्षिणी क्षेत्र में शांति बहाल हो गई और प्रमुख गुटों के बीच कोई संघर्ष नहीं हुआ। एकमात्र स्थान जहां शांति नहीं थी वह दुष्ट शाही दरबार था जिसने कई नए कानून लागू कर दिए थे। कई विधर्मी साधक जो इन नए कानूनों से परिचित नहीं थे उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। उनमें से कई को कैद कर लिया गया था और वे चुपके से सोचने लगे कि वे किसी दुष्ट राज्य में हैं या किसी न्यायपूर्ण राज्य में। चू जुबान ने मूल रूप से सोचा था कि महान कियान राजवंश चू परिवार को अपने उपयोग के लिए नियंत्रित करने के लिए चू परिवार में लोगों को भेजेगा जिससे वे महान कियान राजवंश के लिए एक कांटा बन जाएंगे। लेकिन अंत में महान कियान राजवंश ने किसी को नहीं भेजा। जब से किन केयुन ने महान किन राजवंश का नेतृत्व किया था तब से दक्षिणी क्षेत्र में सत्ता का बड़े पैमाने पर पुनर्गठन हुआ था और थोड़े समय की उथल पुथल के बाद यह एक शांतिपूर्ण स्थिति में लौट आया था। चू जुबान जानता था कि विभिन्न गुट असुर प्राचीन भूमि के खुलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। महान किन राजवंश अपनी नींव और शक्ति को तेजी से विकसित करने के लिए हर संभव संसाधन जुटाने में व्यस्त था। चू परिवार भी चुपचाप साधना कर रहा था और उनमें से प्रत्येक व्यक्ति अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा था ताकि वे अन्य 3 परिवारों के बराबर आ सकें। चू जुबान ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में चमक थी क्योंकि दक्षिणी क्षेत्र में स्वर्ग और पृथ्वी के नियम धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। जैसे ही कानून बहाल हुए दक्षिणी क्षेत्र के किसानों की खेती की गति में भी धीरे धीरे वृद्धि हुई। समय बहुत जल्दी बीत गया।
जल्द ही 5 साल पूरे होने का पड़ाव आ गया। चू जुवान की साधना पहले ही सर्वोच्च क्षेत्र के चौथे स्तर तक पहुंच चुकी थी। उसके दोनों पालतू जानवरों की ताकत भी बहुत तेजी से बढ़ गई थी। स्वर्गीय आत्मा बिल्ली सम्राट स्तर के 5वें तल तक पहुंच गई और आकाश को हिला देने वाला सुनहरा रोग सम्राट स्तर के 9वें तल तक पहुंच गया। स्पिरिट डिवोरिंग फ्लावर द्वारा रक्त आत्मा मोती से राक्षसी रक्त ऊर्जा को निगलने के बाद उसमें एक परिवर्तन आया और उसकी शक्ति अब 6ठे स्तर के सम्राट क्षेत्र के साधक के बराबर हो गई। डिंगयू वास्तव में दक्षिणी क्षेत्र की वर्तमान पीढ़ी के भाग्यशाली व्यक्ति होने के योग्य थे। इसके अलावा तलवारबाजी में उनकी असाधारण प्रतिभा को उनकी स्वर्ग इच्छा तलवार नाड़ी ने और भी निखार दिया था। उनकी साधना शून्य क्षेत्र के तीसरे स्तर तक पहुंच चुकी थी। उसे आध्यात्मिक जगत के प्रथम स्तर से शून्य जगत के तृतीय स्तर तक पहुंचने में 2 साल से भी कम समय लगा था। इसके अलावा डिंगयू द्वारा विकसित तलवारबाजी की तकनीक को देखते हुए उसके लिए विभिन्न लोकों को पार करना और शून्य लोक के 7वें या 8वें स्तर के साधकों से युद्ध करना कोई समस्या नहीं थी। फिलहाल डिंगयू तलवार के मार्ग के पहले चरण को पार कर चुका था और अपनी प्रेमिका के बारे में सब कुछ भूल चुका था। अब उसे अपनी बचपन की प्रेमिका की याद नहीं आती थी। जो व्यक्ति प्रतिदिन किसी के बारे में बुरा सोचता है, उसे अपनी दुर्दशा के लिए दोषी ठहराता है और उस पर तरह तरह के अपमान बरसाता है, वह धीरे धीरे उसे घृणा करने लगता है, उसे नापसंद करने लगता है और फिर उसे भूल जाता है। अब वह तलवार साधना पर ध्यान केंद्रित कर सकता था। इस समय जब उसने गंभीरता से तलवार दाव का अभ्यास करना शुरू किया तो डिंगयू को एहसास हुआ कि किसी महिला के लिए तड़पना वास्तव में उसे अभ्यास से विचलित कर रहा था। उसे धीरे धीरे यह महसूस होने लगा कि उसके स्वामी की बातें सच थीं। डिंगयू वर्तमान में तलवार के मार्ग के दूसरे चरण को पार करने की कोशिश कर रहा था ताकि वह सुंदर महिलाओं से विचलित न हो और उसके हृदय में केवल तलवार की आत्मा ही रहे। हालांकि अब तक भी वह इस चरण को पार करने में असमर्थ रहा है। जब चू यून छोटे से आंगन में आता था तो वह उस पर 1-2 नजरें जरूर डालता था। जाहिर है उसके मन में और कोई विचार नहीं होते थे, लेकिन वह हमेशा अवचेतन रूप से उसे देखता रहता था। ऐसा खासकर तब होता था जब सुशियान ए चू यून के साथ होती थी। वह अनजाने में उसकी तरफ देखता रहता था। ये चरण बहुत कठिन था। बाहरी चीजों से विचलित न होना मुश्किल था। डिंगयू की निगाहें दृढ़ थीं। वह इस परीक्षा में अवश्य सफल होगा। डिंगयू को तलवारबाजी की कला सिखाने के अलावा चू जुबान ने उसे गुप्त रहने की तकनीकें भी सिखाईं। आखिरकार अपनी साधना को छिपाना एक आवश्यक कौशल था। उन्होंने डिंगयू को अचल पर्वत तकनीक भी सिखाई। डिंगयू को दी गई तलवारबाजी की नियमावली में आत्मा को पोषित करने की तकनीकें भी शामिल थीं। इसलिए चू जुबान ने उसे आत्मा से संबंधित कोई अन्य तकनीक नहीं सिखाई। किसी को भी अपनी क्षमता से अधिक काम अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा डिंगयू की असाधारण प्रतिभा पूरी तरह से तलवारबाजी पर केंद्रित थी। अन्य गुप्त कलाओं के प्रति उनकी योग्यता की बात करें तो उनकी साधना की गति काफी धीमी थी। 79 साल की उम्र में भी मर्दाना ताकत 10 गुना कैसे बढ़ाएं? लिन मेज शॉकिंग फेशियल चेंज एक्सप्लेन। सुशियान एर की साधना गति भी अत्यंत तीव्र थी। उसके पास ग्रैंड मून मिस्टिक काया थी, इसलिए जब वह अपनी काया के अनुकूल ग्रैंड मून इमॉर्टल स्पेल का अभ्यास करती थी तो उसकी शक्ति में स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक वृद्धि होती थी। वह अब एकता क्षेत्र के 8वें स्तर पर पहुंच चुकी थी। चू यून की प्रतिभा भी कम नहीं थी, खासकर रसायन विद्या के क्षेत्र में। वह पहले ही आध्यात्मिक जगत के 9वें स्तर तक पहुंच चुकी थी। हालांकि वह डिंगयू से काफी कमजोर थी, लेकिन पूरे दक्षिणी क्षेत्र में उससे मुकाबला करने वाले बहुत कम लोग थे। इसके अलावा उनकी असली प्रतिभा वास्तव में रसायन शास्त्र के क्षेत्र में केंद्रित थी। चू यून खुद को तैयार करने के लिए चू परिवार के इलाके से पहले ही निकल चुकी थी। काफी समय से चू जुबान ने पैतृक निवास की दिशा से चू तियानमिन की दहाड़ें नहीं सुनी थी। चू परिवार के संभावित उत्थान का शायद यही मतलब था कि वे चू युआन से कम नाराज थे। चू परिवार में ऐसे बहुत कम लोग बचे थे जिन्हें वह याद थे। चू यून के अलावा जो अक्सर आती थी, चू किन कुछ बार मिलने आए और 7वां भाई भी 3 बार आया। इसके अलावा उनसे मिलने कोई और नहीं आया। चू जुबान शांतिपूर्ण जीवन जीकर खुश था। 5 साल पूरे होने का समय नजदीक आ रहा था और चू जुबान को इस बात का बेसब्री से इंतजार था कि उसे क्या पुरस्कार मिलेंगे। आजकल एकांतवास में उनकी उपलब्धियों के लिए जो पुरस्कार यादृच्छिक रूप से मिलते थे वे बहुत उच्च कोटि के होते थे। दिव्य श्रेणी के खजाने बहुत कम ही प्रकट होते थे। उनमें से अधिकांश खजाने दिव्य श्रेणी से भी ऊपर थे। चू जुबान की औषधीय गोलियों के समर्थन से डू युआन की शक्ति बहुत तेजी से बढ़ी और वह अब सर्वोच्च क्षेत्र के तीसरे स्तर के शिखर पर था। जल्द ही वह सर्वोच्च क्षेत्र के चौथे स्तर को पार कर लेगा। पर्पल फ्लेम्स बर्निंग हेवंस तकनीक का अभ्यास करने के बाद डू युआन की ताकत उसी स्तर के लोगों के बीच लगभग अजेय हो गई थी। रेन चांगहे की यिन यांग देवता संयोजन दिव्य मोहर की समझ में काफी सुधार हुआ था और उसकी शक्ति में पहले ही एक कदम आगे बढ़ गया था। हालांकि वह वास्तव में दिव्य लोक तक नहीं पहुंचा था, लेकिन वह उससे बहुत दूर भी नहीं था। अब वह दिव्य अवस्था के अर्ध चरण तक पहुंच चुका था। वह अभी भी पतित देवता की गुफा के अंदर ही रहा और फिलहाल वहां से निकलने का फैसला नहीं किया। फॉलन गॉड केव में मृत्यु का साया अभी भी पूरे क्षेत्र में व्याप्त था। हालांकि जिस पत्थर के घर में रेन चांगहे मौजूद था उसमें जीवन के संकेत दिखाई देने लगे थे। दरअसल जीवन और मृत्यु के चक्र पर उनकी बढ़ती पकड़ के कारण उनके पत्थर के घर के आसपास के मूल रूप से निर्जीव पौधे जीवन के संकेत दिखाने लगे थे और विशेष खजाने में परिवर्तित हो गए थे। इनसे जीवन और मृत्यु की स्थिति को उलटने का चमत्कारी प्रभाव पड़ा। चू जुबान को इस बात का अफसोस था कि वह किसी अन्य शक्तिशाली व्यक्ति को धोखा देने में सफल नहीं हो पाया। इसके अलावा इतना लंबा समय बीत चुका था, फिर भी कोई भी नया भाग्यशाली व्यक्ति उसके आंगन से नहीं गुजरा था। इससे भी अधिक अप्रत्याशित बात यह थी कि दुष्ट राजा के पुनर्गठन के तहत दुष्ट शाही दरबार अप्रत्याशित रूप से समृद्ध हो गया था। वास्तव में कई दुष्ट साधना प्रतिभाओं का उदय हुआ था जो सभी विधर्मी साधना करने वालों के बीच सबसे निचले पायदान से ऊपर उठे थे। ये प्रतिभाशाली लोग दुष्ट राजा के प्रति अत्यंत आभारी थे और उसने उन्हें शीघ्र ही अपने विश्वासपात्रों के रूप में स्वीकार कर लिया। दुष्ट राजा को इतनी अप्रत्याशित सफलता की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वह नए कानूनों को लागू करने के लिए और भी दृढ़ हो गया।
मोतुओ अभी भी संसार को शुद्ध करने वाले चमकदार शिवालय के अंदर था। उसकी 80% राक्षसी आत्मा अपनी दैवीय ऊर्जा खो चुकी थी। हालांकि वह फिर भी स्वर्गलोक का विशेषज्ञ था। उसे पूरी तरह परिवर्तित होने में अभी कुछ समय लगेगा। अब मोतुओ धारने में कम और ध्यान करने में अधिक समय बिताने लगे। उनकी आत्मा से बौद्ध प्रकाश प्रवाहित होने लगा और वे बौद्ध धर्मग्रंथों का पाठ करने लगे। चू जुबान को कोई जल्दी नहीं थी। असुर प्राचीन भूमि के खुलने में अभी कुछ समय बाकी था। चाहे कितने ही गुट अपनी योजनाएं बना लें और कितने ही विशेषज्ञ शतरंज के मोहरों का इस्तेमाल करें, वह फिर भी अपनी योजनाओं और कार्यों से शतरंज की बिसात को पलट देगा। इसके अलावा वह अपनी योजनाएं भी बना रहा था। किसी विशिष्ट उपलब्धि की चाहत रखने के बजाय वह केवल शतरंज के खेल को बाधित करना चाहता था और उन विशेषज्ञों के लिए मनमानी करना असंभव बनाना चाहता था जिन्होंने सावधानीपूर्वक अपनी योजनाएं बनाई थीं। आखिरकार 5 साल पूरे होने का मील का पत्थर आ ही गया। चू जुबान सिस्टम से मिलने वाले इनाम का इंतजार करते हुए बेहद उत्साहित था। 5 साल बीत चुके थे, इसलिए इनाम बहुत बड़ा होगा, है ना? आप 5 साल तक एकांत में रहे और घर पर रहकर आनंद उठाया। आपको एक पॉकेट डायमेंशन से पुरस्कृत किया गया है। एक जेबनुमा आकार। चू जुबान पहले तो स्तब्ध रह गई, फिर आनंदित हो उठी। एक पॉकेट आयाम, यह ऐसी चीज नहीं थी जिसकी तुलना ब्रह्मांड के अंतरिक्ष से की जा सके। ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष केवल संरचनाओं के विन्यास द्वारा निर्मित एक अंतरिक्ष था। उसमें कोई वनस्पति, जीव जंतु, पर्वत या नदियां नहीं थीं। जेब का आकार अलग था। पहाड़, नदियां, पेड़ पौधे और जीव जंतु सभी उस पॉकेट आयाम के अंदर मौजूद थे। क्या वहां मनुष्य भी होंगे? चूंकि यह एक पॉकेट डायमेंशन था जो सिस्टम ने उसे इनाम के तौर पर दिया था, इसलिए संभवतः इसके अंदर कोई इंसान नहीं था। चू जुबान को तुरंत इनाम मिल गया। यह क्षेत्र आकार में बहुत बड़ा नहीं था। यह दक्षिणी क्षेत्र से थोड़ा ही बड़ा था। यहाँ हर जगह पहाड़, नदियां, पेड़ पौधे और जीव जंतु थे। वहां हर तरह के कृषि संसाधन, हर तरह के दुर्लभ खजाने, औषधियां और प्राकृतिक संपदाएं मौजूद थीं। इनकी कोई सीमा नहीं थी। चू जुबान बेहद उत्साहित हो गई। पॉकेट डायमेंशन विकसित होने योग्य का प्रवेश द्वार किसी भी समय खोला या बंद किया जा सकता है। इसका स्वामी पॉकेट डायमेंशन के अंदर समय प्रवाह को वास्तविक दुनिया से भिन्न करने के लिए समायोजित कर सकता है। अपने विचारों को केंद्रित करते हुए चू जुबान ने तुरंत संपूर्ण पॉकेट आयाम का स्पष्ट दृश्य प्राप्त कर लिया। यह एक छोटी सी दुनिया थी जो विकसित हो सकती थी। उसने विवरण में दी गई प्रासंगिक जानकारी की जांच की। पॉकेट आयाम को विकसित करने के लिए किसी को आत्मा की नस या दाव श्लोक की आवश्यकता होती है। ये पढ़कर चू जुबान आह भरे बिना नहीं रह सका। वह अब भी बहुत गरीब था। पालतू जानवरों, शिष्यों और नौकरों का पालन पोषण करने में उसे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह भी एक पॉकेट डायमेंशन बनाने का खर्च नहीं उठा सकता। इस गुप्त आयाम को विकसित करने के लिए उसे बहुत सारी आध्यात्मिक नसों की आवश्यकता थी। भले ही वह पूरे दक्षिणी क्षेत्र के सभी संसाधनों को लूटकर इस गुप्त आयाम को विकसित करने में लगा दे, फिर भी ये बहुत अधिक विकसित नहीं हो पाएगा। ऐसा प्रतीत होता है कि इस गुप्त आयाम का विकास अभी भी प्रणाली के पुरस्कारों पर ही निर्भर रहेगा। इस तथ्य के अलावा कि पॉकेट आयाम विकसित हो सकता है, चू जुबान ने यह भी देखा कि वह पॉकेट आयाम के भीतर समय के प्रवाह को समायोजित कर सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो वह वास्तविकता में समय के सापेक्ष समय के प्रवाह को बदलने में सक्षम था। उदाहरण के लिए, यदि वह पॉकेट डायमेंशन के अंदर 1 वर्ष तक रहता है, तो वास्तविकता में केवल 1 दिन ही बीतेगा। हालांकि पॉकेट आयाम में समय प्रवाह का अंतर चू जुबान के लिए काफी हद तक बेकार था। आखिरकार अगर वह 1 साल तक भी उसमें रहता, तो सिस्टम वास्तविक समय के प्रवाह के आधार पर ही पुरस्कारों की गणना करता। फिलहाल पॉकेट डायमेंशन और वास्तविक दुनिया के बीच वह समय के प्रवाह में जो सबसे बड़ा समायोजन कर सकता था, वह यह था कि पहले वाले में 1 वर्ष दूसरे वाले में 1 दिन के बराबर हो। चू जुबान का पहला विचार यह था कि पॉकेट डायमेंशन की मदद से वह बहुत कम समय में शक्तिशाली लोगों को प्रशिक्षित कर सकेगा। गुप्त आयाम के भीतर आध्यात्मिक शक्ति दक्षिणी क्षेत्र की तुलना में कहीं अधिक समृद्ध थी। हालांकि दक्षिणी क्षेत्र में स्वर्ग और पृथ्वी के नियम अभी तक बहाल नहीं हुए थे, जिसके कारण वहां आध्यात्मिक शक्ति की मात्रा अपेक्षाकृत कम थी। इसके अलावा उस विशेष क्षेत्र के भीतर हर जगह कृषि संसाधन प्रचुर मात्रा में थे और अनगिनत प्राकृतिक खजाने मौजूद थे। चू जुबान बहुत उत्साहित थी। डिंगयू और सू शियान एर बहुत कम समय में सत्य के क्षेत्र में प्रवेश कर सकेंगी। इसके अलावा सम्राट पद तक पहुंचने के लिए किसी को पहले अपनी नींव को मजबूत करने में काफी समय लगता था। हालांकि जेब की मदद से ऐसा करने में लगने वाला समय भी काफी कम हो सकता है। एक बार जब डिंगयू और सू शियान एर ने सफलता प्राप्त कर ली, तो चू जुबान को साधना में वृद्धि का पुरस्कार मिलेगा। इस प्रणाली के नियमों के अनुसार उसे घर पर एकांतवास में रहना पड़ता था। वह अपने शिष्यों या सेवकों को प्रशिक्षण देता था और जब उनमें से कोई एक उच्च स्तर प्राप्त कर लेता था, तो उसकी साधना में तेजी से वृद्धि होती थी। उसे साधना संवर्धन पुरस्कार प्राप्त होता था। जब डिंगयू ने शून्य क्षेत्र में प्रवेश किया, तो प्रणाली ने उसे 10 वर्षों की साधना के बराबर पुरस्कार दिया। इस समय चू जुबान कुछ और शिष्यों को अपने साथ लेना चाहता था। हालांकि उनकी प्रतिभा का स्तर इतना असाधारण होना चाहिए था। प्रणाली द्वारा दिए गए साधना संवर्धन पुरस्कार में शिष्य या सेवक की साधना में तेजी से वृद्धि का मानदंड भी उल्लिखित था। इससे स्पष्ट होता है कि साधना संवर्धन पुरस्कार प्राप्त करने के लिए शिष्य या सेवक की साधना गति धीमी नहीं होनी चाहिए। चू जुबान ने आंगन में स्थित भाग्यशाली रहस्यमयी लोकों पर नजर डाली। कितना समय बीत गया था, अभी तक कोई भाग्यशाली व्यक्ति क्यों नहीं आया? क्या उसे किसी भाग्यशाली रहस्यमय क्षेत्र को सक्रिय करना चाहिए? चू जुबान ने थोड़ा और इंतजार करने का फैसला किया। एक और भाग्यशाली रहस्यमय क्षेत्र प्राप्त करने के बाद वह उसे सक्रिय करेगा। वह दक्षिणी क्षेत्र में किसी को भी सक्रिय नहीं करेगा। दक्षिणी क्षेत्र के वर्तमान भाग्यशाली व्यक्ति डिंगयू ने उन्हें अपना गुरु मान लिया था। भले ही दक्षिणी क्षेत्र में अन्य लोग भी बेहद भाग्यशाली हों, वे डिंगयू के बराबर नहीं हो सकते थे। चू जुबान ने अभी तक सटीक स्थान तय नहीं किया था। वह एक और भाग्यशाली रहस्यमय क्षेत्र प्राप्त करने के बाद निर्णय लेगा। उसने हाथ हिलाया और आंगन के एक कोने में एक जगमगाता हुआ दरवाजा प्रकट हो गया। यह वह द्वार था जो गुप्त आयाम को वास्तविकता से जोड़ता था।
जब दिव्य आत्मा बिल्ली ने इसे देखा तो उसने अपनी प्यारी आंखों से चू जुबान की ओर देखा और म्याऊं किया। मैं जाना। चू जुबान ने अपना हाथ हिलाया। बिल्ली की आकृति एक पल में ही उस गुप्त आयाम में प्रवेश कर गई। पॉकेट डायमेंशन में प्रवेश करते ही उसका शरीर एक विशालकाय भयंकर बाघ में बदल गया। गर्जन, एक दहाड़ के साथ सफेद बाघ की शक्ति फैल गई। उस गुप्त आयाम में मौजूद असंख्य राक्षसी जानवर और आध्यात्मिक पक्षी पल भर में भय से कांप उठे। बिल्ली बहुत संतुष्ट थी। टकरा जाना। आकाश को हिला देने वाला सुनहरा रॉक भी गुप्त आयाम में प्रवेश कर गया। उसने अपने पंख इतने चौड़े फैलाए कि मानो उसने पूरे आकाश को ढक लिया हो। वह झपट्टा मारकर नीचे आया और तुरंत ही सत्यलोक के एक राक्षसी जीव को पकड़कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। स्पिरिट डेवोरिंग फ्लावर भी पॉकेट डायमेंशन में प्रवेश कर गया। पल भर में आकाश और पृथ्वी के बीच एक विशाल विचित्र दिखने वाला वृक्ष खड़ा हो गया। उस पर लगा अतुलनीय रूप से चमकीला फूल लहरा रहा था, जिससे आसपास के जीव सम्मोहित हो गए और स्वेच्छा से फूल को खाने के लिए दौड़ पड़े। गर्जन, पॉकेट आयाम में एक विशाल पर्वत पर 100 मीटर ऊंचे एक विशालकाय बंदर ने अपनी छाती पीटकर दहाड़ मारी। वह विशालकाय वानर पॉकेट आयाम का सर्वोच्च शिकारी था। वह सम्राट क्षेत्र के 5वें स्तर पर था। इसकी वंशावली भी सरल नहीं थी। उस संपूर्ण पॉकेट आयाम में केवल 7 सम्राट स्तर के प्राणी ही मौजूद थे। यद्यपि पॉकेट का आकार दक्षिणी क्षेत्र से केवल थोड़ा ही बड़ा था, फिर भी यह जानना आवश्यक था कि दक्षिणी क्षेत्र स्वयं बहुत विशाल था। राक्षसों के साथ प्राचीन युद्ध के दौरान ले लाइनें ढह गईं और अनगिनत स्थान अलग अलग स्थानों और आयामों में गायब हो गए। वर्तमान दक्षिणी क्षेत्र दक्षिण से उत्तर तक लगभग 10 लाख मील लंबा था। कई स्थान वीरान अवस्था में थे। पॉकेट आयाम में एक विशाल वृक्ष था जो इस दुनिया के भीतर सबसे ऊंची चोटी पर स्थित था। वह विशाल वृक्ष देखने में बहुत साधारण लग रहा था। वह किसी भी तरह से पवित्र वृक्ष या किसी विशेष पेड़ जैसा नहीं दिख रहा था। इसका नाम साधारण वृक्ष था। हालांकि ये पेड़ उस पॉकेट आयाम के भीतर सबसे कीमती खजाना था। इस वृक्ष की एकमात्र अनूठी विशेषता यह थी कि इसे नष्ट नहीं किया जा सकता था। चाहे वह सम्राट स्तर का हथियार हो, दिव्य हथियार हो या यहाँ तक कि कोई दैवीय हथियार या दाव कलाकृति हो, कोई भी इस वृक्ष को नष्ट नहीं कर सकता था। दरअसल पेड़ की छाल को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हालांकि इस पेड़ का नाम साधारण पेड़ था, अपने नाम की तरह ही ये दिखने में भी बिल्कुल साधारण था। अविनाशी और क्षति न पहुंचाए जा सकने वाला होने के अलावा साधारण पेड़ का कोई खास उपयोग नहीं दिखता था। हालांकि यह तेज था, लेकिन यह दाव कलाकृतियों को नुकसान पहुंचाने में असमर्थ था, इसलिए साधारण पेड़ को हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। हालांकि ये फिर भी एक बहुत ही दुर्लभ खजाना था। चू जुबान वास्तव में इस पेड़ को लेकर बहुत चिंतित थी। आखिरकार यह उसकी जेब में मौजूद सबसे कीमती खजाना था। दरअसल अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो साधारण लकड़ी भी काफी शक्तिशाली होती है। हालांकि यह पेड़ हजारों मीटर ऊंचा था, फिर भी यह एक छोटा पौधा था और पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था। हालांकि यह अभी एक छोटा पौधा ही था, लेकिन इसने पहले से ही क्षति न पहुंच पाने की विशेषता को जागृत कर लिया था। हालांकि चू जुबान के लिए इसकी शाखाओं को तोड़ना मुश्किल नहीं होगा। ये पॉकेट डायमेंशन के अंदर विकसित हुआ और चू जुबान पॉकेट डायमेंशन का स्वामी था, इसलिए उसका इस पर पूर्ण नियंत्रण था। साधारण पेड़ पॉकेट आयाम में सिस्टम द्वारा दिए गए पुरस्कार का हिस्सा था, इसलिए इसकी कोई भी विशेषता चू जुबान के खिलाफ प्रभावी नहीं थी। थोड़ा शांत हो जाओ, झगड़ा करना बंद करो और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करो। चू जुबान ने स्वर्गीय आत्मा बिल्ली, आकाश को हिला देने वाले सुनहरे रोक और आत्मा भक्षण करने वाले फूल का विरोध किया। ... बिल्ली, पक्षी और पेड़ तीनों ने लड़ना बंद कर दिया। उन्होंने विशालकाय बंदर से लड़ाई नहीं की, बल्कि प्रत्येक ने रहने के लिए एक पहाड़ खोज लिया। ये गुप्त आयाम संसाधनों से भरपूर था और इसमें अनगिनत प्राकृतिक खजाने समाहित थे। यहाँ की आध्यात्मिक शक्ति दक्षिणी क्षेत्र से भी अधिक सघन थी, इसलिए यहाँ साधना की गति अधिक तीव्र होती। चू जुबान ने सुशियान, एर और डिंग यू को ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष से बाहर बुलाया। ये जगह एक छोटी सी दुनिया है, इसके अंदर जाओ और साधना करो। सू जियान, र और डिंग यू हैरान रह गए। चमचमाते दरवाजे को देखकर उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या इसके अंदर कोई गुप्त आयाम था? ये पॉकेट डायमेंशन कहाँ से आया? गुरुजी, ये तुम बेवजह इतना हंगामा कर रहे हो। तुम इस तरह सर्वोच्च तलवार की साधना कैसे कर सकते हो? ये तो बस एक छोटी सी दुनिया है और तुम अभी से अपना संयम खो बैठे हो। अगर प्राचीन या आधुनिक काल की कोई अद्वितीय सुंदरी तुम्हारे सामने प्रकट हो जाए तो तुम क्या करोगे? आजकल के युवाओं की मानसिकता सचमुच खराब है। तलवारबाजी का अभ्यास अच्छे से करो और जल्द से जल्द तीनों चरणों को पार करने का प्रयास करो। चू जुबान ने उसे फटकारा। डिंग यू को तुरंत ही बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। आखिरकार उसकी मानसिक स्थिति अभी भी बहुत अपरिपक्व थी। उसने इतनी आसानी से अपना संयम खो दिया था। गुरुजी, आप सही हैं। चू जुबान का मूड अच्छा था। उन्हें अपने शिष्य को प्रशिक्षण देने में भी आनंद मिलता था। तो फिर अंदर जाओ। अंदर बिताया 1 साल, बाहर बिताए 1 दिन के बराबर है। जल्द से जल्द सम्राट बनने का प्रयास करो। डिंग यू ने एक बार फिर अपना आपा खो दिया। क्या पॉकेट डायमेंशन में 1 वर्ष वास्तविकता में 1 दिन के बराबर है? वह इतना उत्साहित था कि उसका चेहरा लाल हो गया। वह गुप्त आयाम साधना के लिए निश्चित रूप से एक पवित्र स्थान था। तुमने फिर से अपना आपा खो दिया। चू जुबान ने उसे फिर से फटकारा। हे, गुरुजी का मुझे उपदेश देना बिल्कुल सही है। डिंग यू ने खिलखिलाते हुए जल्दी से पॉकेट डायमेंशन में प्रवेश किया। सुशियान, एर का मुंह खुला रह गया था और उसका चेहरा सदमे से भरा हुआ था। वह समृद्ध मध्य क्षेत्र से आई थी और एक बड़े परिवार की वंशज भी थी। वह डिंग यू से कहीं अधिक ज्ञानी थी। ऐसी अफवाह थी कि दुनिया में एक प्रकार का गुप्त क्षेत्र है जहां लोग 100 वर्षों तक साधना करते हैं, लेकिन वास्तविकता में बाहर केवल 1 वर्ष ही बीता था। एक समय की बात है, एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ था जिसने इन अद्वितीय गुप्त क्षेत्रों में से एक की बदौलत बहुत कम समय में प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी। ऐसी अफवाह थी कि इस प्रकार के समय गुप्त क्षेत्र सर्वोच्च विशेषज्ञों द्वारा छोड़े गए थे। वे अत्यंत दुर्लभ और मुश्किल से मिलने वाले थे। उनमें आमतौर पर उन विशेषज्ञों की विरासत भी शामिल होती थी।
किसी के प्रवेश करने और उसे सक्रिय करने के बाद समय समाप्त होने पर वह गुप्त क्षेत्र गायब हो जाता था। हालांकि ये पॉकेट आयाम गायब नहीं होगा। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि यह कोई गुप्त क्षेत्र नहीं था, बल्कि एक पॉकेट डायमेंशन था। ये वरिष्ठ व्यक्ति वास्तव में कितना शक्तिशाली था। सू शियान एर को पूर्वाभास हो गया था कि वह जल्द ही सम्राट स्तर या यहाँ तक कि सर्वोच्च स्तर में प्रवेश कर जाएगी। जब वह समय आएगा तो वह मध्य क्षेत्र में वापस लौटेगी और सू परिवार को कुचल देगी, उन कमीनों के मुंह पर करारा थप्पड़ मारेगी। जिन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, उसे नीचा दिखाया और उसे अपमानित किया, उन सभी को मार डाला जाएगा। जब वह समय आएगा तो वे सभी कमीने जो गुप्त रूप से उसकी सुंदरता से ईर्ष्या करते थे और उसके प्रति बुरी मंशा रखते थे, मारे जाएंगे। उसकी उस नीच बहन ने तो उसकी शादी उस घिनौने आदमी से करवा दी थी। वापस आने पर वह अपनी बहन की शादी एक भिखारी से करवा देगी। फिर वो उस घिनौने आदमी को, जो उससे शादी करना चाहता था, किसी बदसूरत औरत से शादी करने के लिए मजबूर कर देती। उस समय को याद करके उसे बहुत घिन आती थी। सू शियान एर जितना इसके बारे में सोचती उतनी ही उत्साहित होती जाती। वह मध्य क्षेत्र में वापस जाकर बदला लेने के लिए बेताब थी। चू जुबान के होंठों के कोने फड़कने लगे। ये लड़की क्या कर रही थी? क्या वह विद्रोह करके सबको मार डालने का सपना देख रही थी? कल्पनाओं में खो जाना बंद करो। अंदर जाओ और मेरे लिए एक भेड़ भून कर लाओ। सू शियान एर शर्मा गई और नखरे से बोली, महोदय, मुझे अभी साधना करनी है। क्या आप भेड़ को बाद में भून सकते हैं? चू जुबान ने उसकी नखरेबाजी वाली टिप्पणी को अनसुना कर दिया। मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि तुम ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष में लौट जाओ और वहीं रहो। मैं इसे भूनूंगा, मैं इसे अभी भूनूंगा। सू शियान एर ने कड़वाहट भरे भाव से चू जुबान की ओर देखा। सीनियर ने जरा भी दया नहीं दिखाई। वह जल्दी से पॉकेट डायमेंशन में दाखिल हुई और उसने देखा कि थोड़ी ही दूर पर एक भेड़ घास चर रही थी। उसने तुरंत अपनी चाबुक से उस पर वार किया। वाह! भेड़ ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसके सींगों से बिजली की 2 किरणें निकली और उसकी लंबी चाबुक की ओर बढ़ी। सू शियान एर चौंक गई। क्या एक साधारण घास चरने वाली भेड़ में वास्तव में एकता स्तर के साधक जितनी शक्ति थी? काफी मशक्कत के बाद आखिरकार भेड़ को काटकर भूना गया। वह बाहर से झुलसी हुई और अंदर से नरम थी। उसकी सुगंध उसकी नाक में घुस गई। सू शियान एर ने खुद को रोक नहीं पाए और मटन का एक टुकड़ा तोड़कर अपने मुंह में ठूंस लिया। फुफकार, ये बहुत ही स्वादिष्ट था। ये दक्षिणी क्षेत्र के भयानक जानवरों के मांस से कहीं अधिक स्वादिष्ट था। इसके अलावा इसके भीतर समाहित आध्यात्मिक शक्ति और भी सघन और शुद्ध थी। उसने भुनी हुई भेड़ को पॉकेट डायमेंशन से बाहर निकाला और उसे अपने सामने टेबल पर रख दिया, फिर वापस पॉकेट डायमेंशन में जाने के लिए आगे बढ़ी। समय के अंतर के कारण सू शियान एर के प्रवेश करने, भेड़ को पकड़ने और उसे भूनने के बाद से केवल कुछ ही समय बीता था। क्या आप अपने कर्तव्यों को भूल गए हैं? चू जुबान ने उसकी ओर एक नजर डाली। इतनी अधीर होकर तुम महान दाव को कैसे समझ पाओगी? मन की अवस्था ही महान दाव को समझने का आधार है। बैठो और मांस काटो। सू शियान एर ने खुद को शांत करने के लिए कुछ गहरी सांसें लीं और फिर चू जुबान के बगल में बैठ गई। सर, आप सही कह रहे हैं। उसने एक छोटा सा चाकू निकाला और मांस का एक छोटा सा टुकड़ा काट लिया। उसकी कोमल सफेद उंगलियों ने मांस के टुकड़े को पकड़ा और चू जुबान के मुंह में डाल दिया। जीवन का असली अर्थ यही होना चाहिए। चू जुबान ने सू शियान र द्वारा दिए गए मांस को निगल लिया और आह भरी। आप घर पर आराम से समय बिता रहे हैं। इसे समझने के बाद आप घर की विलासिता का भी आनंद ले सकते हैं। आपको स्वादिष्ट व्यंजनों का पूरा संग्रह और समय भ्रम तकनीक से पुरस्कृत किया गया है। सिस्टम से एक यादृच्छिक इनाम सक्रिय हो गया। चू जुबान सुखद रूप से आश्चर्यचकित हुआ। उसने सू शियान एर द्वारा दिए गए मटन को निगल लिया और उसे विदा कर दिया। सू शियान एर उत्साह से पॉकेट डायमेंशन में दौड़ पड़ी। उन्होंने सबसे पहले व्यंजनों के संपूर्ण संग्रह की जांच की। व्यंजनों के संपूर्ण संग्रह के भीतर इस दुनिया के व्यंजनों के लिए सभी प्रकार की सामग्रियां और व्यंजन विधियां, साथ ही साथ उन्हें पकाने के तरीके भी शामिल थे। ये स्वादिष्ट व्यंजन बेहतरीन दिव्य सामग्रियों और सांसारिक खजानों से बनाए गए थे। ये जानना आवश्यक था कि कई दिव्य पदार्थ और सांसारिक खजाने अत्यंत स्वादिष्ट होते हैं। यहाँ तक कि दुनिया के दुर्लभ व्यंजन भी दुर्लभ खजाने ही होते हैं। व्यंजनों के संपूर्ण संग्रह में सामग्री और व्यंजनों के अलावा ऐसे बीज भी थे जिनकी खेती की जा सकती थी। चू जुबान ने सू जियान र को बाहर बुलाया। महोदय। सू शियान एर के चेहरे पर अन्याय का भाव था। वह हर काम के लिए उसे ही क्यों बुलाता था? डिंग यू उसका शिष्य था, इसलिए गुरु की सेवा करना उसका एकमात्र अधिकार था। इन सभी चीजों को पॉकेट डायमेंशन में लगाएं। साथ ही इन व्यंजनों को बनाना सीखें। चू जुबान ने व्यंजनों के पूरे संग्रह की सभी वस्तुएं सू शियान एर को सौंप दी। नौकरानी के तौर पर अगर उसे खाना बनाना नहीं आता तो वह इस काम के लिए अयोग्य होगी। ठीक है। सू शियान एर ने व्यंजनों का पूरा संग्रह लिया और एक बार फिर पॉकेट डायमेंशन में प्रवेश किया। जब उसने उसे खोला तो वह दंग रह गई। उसके अंदर अनगिनत दुर्लभ और पौराणिक खजाने थे। इसके अलावा अनगिनत दुर्लभ और अनमोल खजाने भी थे जिनके बारे में उसे पता नहीं था या जिनके बारे में उसने कभी सुना भी नहीं था। उसने मिलती जुलती रेसिपीज को देखा और दंग रह गई। ये रेसिपीज आसान नहीं थी। उन्होंने सामग्रियों के प्रसंस्करण से लेकर सभी प्रकार के दुर्लभ खजानों के आपस में मिलान करने तक, साथ ही उनके प्रभावों और स्वादों को पूरी तरह से सामने लाने के तरीके तक सब कुछ रिकॉर्ड किया। अगर वह हर दिन इन दुर्लभ व्यंजनों का एक बर्तन पकाती तो वह पल भर में ही सत्य के क्षेत्र में प्रवेश कर जाती। सू शियान एर ने तुरंत ही दुर्लभ और कीमती व्यंजनों से भरा एक बर्तन तैयार करना शुरू कर दिया। उसने डिंग यू को बुलाकर उससे कठिन काम करवाया। कई व्यंजन विधियां थीं, इसलिए सू शियान एर ने शुरुआत करने के लिए सबसे सरल विधि चुनी। इसके अलावा अंदर मौजूद कई दुर्लभ और कीमती खजाने इतने उच्च स्तर के थे कि उसकी कम साधना स्तर को देखते हुए उन्हें अभी खाया नहीं जा सकता था। इसलिए उसे खाना पकाने के लिए विशेष रूप से उन दुर्लभ और कीमती खजानों का चयन करना पड़ा जो उसकी साधना के स्तर के अनुरूप हों। अंदर रखे बीजों को बोने के लिए वितरित कर दिया गया।
इसके अलावा उसने आकाश को हिला देने वाले गोल्डन रॉक और आत्मा भक्षण करने वाले फूल को उनकी रक्षा के लिए तैनात किया था। जहां तक दिव्य आत्मा बिल्ली की बात है, वह प्यारी हरकतें करती थी। सू शियान एयर उसे और भी ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए उसने उससे कोई कठिन काम नहीं करवाया। दरअसल पॉकेट डायमेंशन में बोए गए बीजों की निगरानी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। पॉकेट डायमेंशन में रहने वाले स्थानीय जीव उन दुर्लभ बीजों को नष्ट नहीं करेंगे। आखिरकार वे चू जुबान की संपत्ति थी। उनकी अनुमति के बिना वे प्राणी उन्हें नष्ट करने की हिम्मत नहीं करते। चू जुबान द्वारा व्यंजनों के पूरे संग्रह की जांच समाप्त करने और सू शियान को उसे सौंपने के बाद वह समय भ्रम तकनीक की जांच करने के लिए उत्सुक था। समय भ्रम तकनीक समय के महान दाव से उत्पन्न हुई है। उपयोगकर्ता समय के महान दाव में रह सकता है, वास्तविकता में एक भ्रम छोड़ सकता है और उस भ्रम का उपयोग वास्तविकता से संवाद करने के लिए भी कर सकता है। समय भ्रम तकनीक के बारे में जानकारी पढ़ने के बाद चू जुबान ने गहरी सांस ली। ये बहुत शक्तिशाली थी। ... समय के महान दाव में रहने और वास्तविकता से संवाद करने के लिए भ्रम का उपयोग करने का क्या अर्थ था? इसका मतलब यह था कि कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था जब तक कि कोई समय को ही चीर न दे। वह अतीत, वर्तमान या भविष्य में रह सकेगा। उदाहरण के लिए उसका शरीर 3 सेकंड पहले के समय में मौजूद हो सकता है और वर्तमान में एक भ्रम छोड़ सकता है। कोई भी हमला चू जुबान तक नहीं पहुंच पाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि चू जुबान का शरीर अतीत में मौजूद था, इसलिए हमला कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह उसे छू भी नहीं पाएगा। हमले का अतीत तक पहुंचना असंभव था। चूंकि वह वर्तमान में नहीं था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह हमले से प्रभावित नहीं होता। ये कहा जा सकता है कि समय भ्रम तकनीक में महारत हासिल करने के बाद चू जुबान वास्तव में अजेय हो जाएगा। हाँ, अगर दूसरा पक्ष भविष्य या अतीत में झांकने में सक्षम हो तो बात अलग है। हालांकि यह ऐसा काम नहीं था जो स्वर्गलोक का कोई विशेषज्ञ कर सके। यहां तक कि दिव्य क्षेत्र का विशेषज्ञ भी ऐसा नहीं कर सका। समय भ्रम की तकनीक समय के महान दाव से ली गई है। चू जुबान का दिल जोर से धड़कने लगा। इस बार उसने गलती से जो सिस्टम रिवॉर्ड ट्रिगर किया था वह बहुत ही चौंकाने वाला था। जैसा कि उम्मीद थी, उसने गलती से जो पुरस्कार सक्रिय किए थे वे नियमों के अनुरूप नहीं थे। चू जुबान की वर्तमान शक्ति को देखते हुए उसे ग्रेट दाव तकनीक जैसी उच्च स्तरीय पुरस्कार प्राप्त करने में सक्षम नहीं होना चाहिए। इसे गलती से सक्रिय करने पर ही वह इतने उच्च स्तरीय पुरस्कार प्राप्त कर पाएगा। इसके बाद उन्होंने पुरस्कार स्वीकार करने का विकल्प चुना। एक धुंधली रोशनी ने चू जुबान को घेर लिया, जिससे वह एक रहस्यमय अवस्था में चला गया। उसका शरीर डगमगा रहा था, मानो वह वर्तमान को छोड़कर चला गया हो और वास्तविकता में केवल एक भ्रम ही रह गया हो। इसे भ्रम कहा जाता था, लेकिन वास्तविकता में यह एक वास्तविक व्यक्ति से भिन्न नहीं था। जल्द ही एक दिन बीत गया। इसी दौरान सू शियान बाहर आए और उसने देखा कि चू जुबान आंखें बंद करके आराम कर रहा है। ऐसा प्रतीत हुआ कि वह नहीं चाहता था कि सू शियान उसे दक्षिणी क्षेत्र की घटनाओं के बारे में बताए, इसलिए सू शियान खुशी खुशी साधना करने के लिए वापस अपने निजी आयाम में चली गई। उसे स्वाभाविक रूप से इस बात का एहसास नहीं हुआ कि चू जुबान ज्ञानोदय की अवस्था में थी। ज्ञानोदय की अवस्था में चू जुबान बाहरी चीजों से विचलित नहीं होता था, इसलिए वह प्रणाली की सुरक्षा में रहता था। सू शियान ने चू जुबान को इस तरह आंखें बंद करके आराम करते हुए पहली बार नहीं देखा था, इसलिए चू जुबान को इस अवस्था में देखते ही वह खुशी खुशी साधना करने के लिए पॉकेट डायमेंशन में वापस चली गई। 3 दिन बीतने के बाद चू जुबान ज्ञान की अवस्था से जागा। यह उनके जीवन का सबसे लंबा ज्ञानोदय काल था, जो उस प्रणाली की प्रेरणा से हुआ था। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि समय भ्रम की तकनीक कितनी गहन और शक्तिशाली थी। चू जुबान के विचार जागृत हुए और उसका शरीर तुरंत समय के महान मार्ग में प्रवेश कर गया, जिससे वर्तमान में मौजूद भ्रम पीछे छूट गया। यह भ्रम वास्तविक जीवन में उसके वास्तविक स्वरूप से भिन्न नहीं था। वह भ्रम के माध्यम से वास्तविकता की हर चीज के संपर्क में आ सकता था और भ्रम वास्तविकता में उसकी जगह भी ले सकता था। हालांकि 1 या 2 सेकंड के लिए समय भ्रम तकनीक का प्रदर्शन करने के बाद चू जुबान को ऐसा लगा जैसे उसका पूरा शरीर ढहने वाला है। उनकी दिव्य आत्मा थकी हुई महसूस कर रही थी। उसने जल्दी से एक दवा की गोली निकाली और उसे निगल लिया ताकि वह ठीक हो सके। समय भ्रम की तकनीक वास्तव में शक्तिशाली थी, लेकिन इसमें आध्यात्मिक शक्ति की खपत भी बहुत अधिक थी। इस तकनीक द्वारा उपयोगकर्ता की दिव्य आत्मा पर डाला गया बोझ विशेष रूप से भयावह था। चू जुबान की साधना सर्वोच्च क्षेत्र के 4थे स्तर पर थी और उसकी दिव्य आत्मा की शक्ति सर्वोच्च क्षेत्र से कहीं अधिक थी, इसलिए वह इसे केवल 1 या 2 सेकंड तक ही बनाए रख सका। फिलहाल समय भ्रम तकनीक चू जुबान को अजेय नहीं बना सकती थी। वह इसका उपयोग केवल नाजुक क्षणों में जानलेवा हमलों से बचने के लिए कर सकता था। यदि वह किसी शक्तिशाली शत्रु से निपटने के लिए समय भ्रम तकनीक का उपयोग करता तो यह उसे ही नीचे गिरा देता। आखिरकार वह इसे थोड़े समय के लिए ही बनाए रख सकता था और इससे उसकी लगभग सारी आध्यात्मिक शक्ति और इच्छा शक्ति समाप्त हो जाती। हार को जीत में बदलने और इस तकनीक से एक शक्तिशाली शत्रु को आश्चर्यचकित करने के लिए मुझे कम से कम स्वर्ग लोक में होना चाहिए। सर्वोच्च लोक में समय भ्रम तकनीक का उपयोग करना अभी भी बहुत मुश्किल है। चू जुबान को यह बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि समय भ्रम तकनीक की शक्ति ऐसी चीज नहीं थी जिसका उपयोग सर्वोच्च स्तर का कोई व्यक्ति कर सके। चूंकि यह प्रणाली की ओर से एक पुरस्कार था, इसलिए उसने प्रणाली की सहायता से इस तकनीक में पूरी तरह महारत हासिल कर ली थी। इसी वजह से स्वर्ग लोक तक न पहुंचने के बावजूद भी इसका इस्तेमाल करना संभव था। आप देख रहे हैं कल्टिवेशन मॉडल। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अन्यथा सामान्य परिस्थितियों में दिव्य स्तर के साधक भी इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। चू जुबान ने समय भ्रम तकनीक को समझ लिया था, जो एक महान दाव तकनीक है। हालांकि वह अभी इसका सही ढंग से उपयोग नहीं कर सकता था, फिर भी वह इस तकनीक का एक निम्न स्तरीय संस्करण बनाने का प्रयास कर सकता था। उदाहरण के लिए, अपने क्षेत्र में अपने हमलों को कैसे तेज किया जाए या दुश्मन के हमलों को कैसे धीमा किया जाए इत्यादि। चू जुबान ने इसे आजमाने का फैसला किया। समय से संबंधित गुप्त तकनीक का एक निम्न स्तरीय संस्करण बनाना कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए।
उदाहरण के लिए वह स्वर्ग और पृथ्वी नामक एक लघु तकनीक बना सकता था। चू जुबान ने जैसे ही यह विचार मन में आया वैसे ही कर दिया। वह सोचने लगा कि वह अपने क्षेत्र में समय में मामूली बदलाव कैसे कर सकता है। उदाहरण के लिए वह अपने हमलों की गति बढ़ा सकता था, दुश्मन के हमलों की गति धीमी कर सकता था और यहाँ तक कि दुश्मन को एक पल के लिए स्थिर भी कर सकता था। किसी क्षेत्र की शक्ति उसके नियमों पर आधारित होती थी और अपने क्षेत्र को बेहतर बनाने की प्रक्रिया में इन नियमों को लगातार परिपूर्ण करना शामिल होता था। वह उस क्षेत्र को अपने द्वारा निर्मित एक लघु संसार के रूप में देख सकता था और वह इस लघु संसार का शासक था। अपने स्वयं के दायरे में थोड़े समय के लिए समय के प्रवाह को बाधित करना मुश्किल नहीं लगता था। सम्राट स्तर और उससे ऊपर के विशेषज्ञों के बीच होने वाली लड़ाइयों में विभिन्न क्षेत्रों का टकराव अत्यंत महत्वपूर्ण होता था। जिस भी क्षेत्र का प्रभुत्व दूसरे पक्ष के क्षेत्र पर हावी हो जाता उसे अंतिम विजय प्राप्त होती थी। इसके अलावा डोमेन के प्रकार और लोगों द्वारा उनका उपयोग करने के तरीके भी अलग अलग थे। चू जुबान को जो करने की जरूरत थी वह ये थी कि वह प्रतिद्वंद्वी के हमलों की गति को कम करे और साथ ही अपने हमलों की गति को बढ़ाए। दरअसल वह अपने प्रतिद्वंदी के क्षेत्र में समय को भी बाधित कर सकता था, जिससे उनका तालमेल बिगड़ जाता था। इतनी शक्तिशाली गुप्त कला का निर्माण करना स्वर्ग और पृथ्वी की सामान्य छोटी कलाओं के निर्माण की तुलना में कहीं अधिक कठिन था। चू जुबान ने सू शियान एर को कुछ दिनों की छुट्टी दे दी ताकि वह उसे परेशान न करे। ये पहली बार था जब चू जुबान ने सचमुच किसी गुप्त कला के अनुसंधान के लिए खुद को समर्पित किया था। पहली बार उसने फ्राउनिंग किया और इस बारे में गंभीरता से सोचा और उसने कोशिश जारी रखी। कभी कभी चू जुबान के शरीर में तीव्र उतार चढ़ाव की लहरें उठती थीं। कई दिनों तक गहन चिंतन के बाद अंततः उसे कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई। हालांकि उन्हें अभी भी चीजों को आजमा कर देखना बाकी था। इसलिए उसने स्वर्गीय आत्मा बिल्ली और आकाश को हिला देने वाले सुनहरे रोग को पुकारा। उसने दोनों पालतू जानवरों को निर्देश दिया कि वे अपनी अपनी शक्तियों का उपयोग करके उससे लड़ें। चू जुबान ने सम्राट स्तर तक पहुंचने के लिए अपनी साधना को दबा दिया। हेवन स्पिरिट कैट का क्षेत्र हल्कापन और चपलता की अवधारणाओं पर आधारित था। इसमें मुख्य रूप से एक प्रकार का अंतरिक्ष गुण था जो इसे अत्यंत तीव्र गति से यात्रा करने की क्षमता प्रदान करता था। आकाश को हिला देने वाले गोल्डन रॉक का साम्राज्य भव्य और भारी था, फिर भी उसमें अत्यंत तीव्र गति से यात्रा करने की क्षमता भी थी। संपर्क सेवा की शर्तें। सुरक्षा संबंधी सुझाव। वीपीएन सुरक्षा चालू करें।